बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने 9 क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की हुई थी और इसका चैप्टर नंबर 3 जौन से इसको स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था सेट्स एंड फंक्शंस। इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया हुआ था। आज की वीडियो में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जौन सी इसको स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन जौन सा है वो MCQs का है। इसका फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट। ये जो सेट दिया हुआ है इसको इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला। वो कैसे आया है आप ये समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स सच डेट एक्स इक्वल है 1/2 n+1 और एन जोन से है वो वावल वर्ड्स हैं। वावल वर्ड्स कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 सो ऑन चल रहे होते हैं। अब इन नंबर्स को इसमें पुट करता हूँ तो ये देखिएगा 1/n की जगह जब मैं 0 पुट करूँगा तो 2 × 0 0 ही हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 1। 1/1 वो इक्वल होता है 1 के। अब n की जगह मैं 1 पुट करने लगा हूँ तो ये देखिएगा 1/2 1 टाइम वो आ जाएगा 2 + 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/3, जो कि ये लिखा हुआ है। अब इसमें जब मैं 2 पुट करूँगा तो ये देखिएगा 1/2 2 टाइम n की जगह जब 2 पुट करूँगा तो आ जाएगा 4 + 1 वैसे ही, जो कि इक्वल है 1/5, जो कि ये लिखा हुआ है। इस तरह जब मैं पुट करता जाऊँगा तो ये नेक्स्ट डिजिट्स आते जाएंगे। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका सेकंड वाला। इफ़ ए जोन सा है वो एम्प्टी सेट है देन पावर सेट ऑफ ए इज़। ये पी जोन से ये पावर सेट को डिनोट करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये सी वाला। पावर सेट जोन से है वो ए वाले सेट्स को एक और कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। अब इससे नेक्स्ट है ये थर्ड वाला पार्ट। इफ़ यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, देन यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी ये फाइंड करना है। तो इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ये लिखा है मैंने ए इंटरसेक्शन बी। जब इनका मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो ये देखिए 3 जोन्स है सिर्फ वो सेम है, तो इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट्स आते हैं। तो ये 3 जोन्स है, ये ए इंटरसेक्शन बी ये फाइंड कर लिया हुआ है। अब यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी वो फाइंड करना है, तो ये यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये यूनिवर्सल सेट लिखा है माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जब ये मैं नेगेटिव करूँगा तो ये देखिए 3 जोन्स है वो सेम है, वो कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 2 4 और 5। तो इसका ये आंसर जौन सा है वो ये ए वाला आ जाएगा 1 2 4 5। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका फोर्थ वाला पार्ट। इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग वो होते हैं जो सेट्स आपस में उसके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जोन से है ना वो मिल रहे होते हैं। देन एन यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, तो इसका आंसर आ जाएगा ये डी वाला, कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इससे नेक्स्ट है 5 वाला। इफ़ ए सबसेट है बी का एंड बी माइनस ए वो एम्प्टी सेट नहीं है, कैन नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए इज़ इक्वल टू, तो इसका आंसर आ जाएगा ये डी वाला, कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए। अब इससे नेक्स्ट है ये 6 वाला। इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी 50 है, कार्डिनलिटी ए 30, कार्डिनलिटी बी 35, देन कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी ये फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला है ये लिखा हुआ है, आपने पीछे क्वेश्चन में भी किए हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करूँगा, ए यूनियन बी जोन से वो है 50 की इक्वल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 इक्वल कार्डिनलिटी एफ दी हुई है 30 और बी की जोन सी वैल्यू है वो दी हुई है 35, ये फाइंड करनी है, वैसे ही आ जाएगा माइनस कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये देखिए ये 50, अब ये 30 + 35 वो आ जाएगा 65, तो ये मैं लिख दूंगा 65 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जोन सी है वो वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट ये नेगेटिव है, इस तरफ जब आएगी तो वो आ जाएगी पॉजिटिव में, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 65 माइनस ये प्लस का 50 है इस तरफ आएगा तो आ जाएगा माइनस का 50, 65 माइनस 50 वो आ जाएगा 15, तो इसका आंसर आ जाएगा ये बी वाला। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका 7 वाला पार्ट। इफ़ ए एक सेट दिया हुआ है बी सेट दिया हुआ है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंटेन्स एग्जैक्टली डैश एलिमेंट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है जो कि मल्टीप्लाई होता है, ए के एलिमेंट्स कितने हैं 4 और बी के एलिमेंट्स हैं 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है मल्टीप्लाई करना है 4 × 3 वो आ जाएंगे 12, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बी वाला। अब इससे नेक्स्ट 7 वाला है। इफ़ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 1, यानी कि एक्स की जगह ये ए प्लस 1 जोन से है वो पुट किया गया है। तो इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। एक्स की जगह आ जाएगा ये ए प्लस 1 इज़ इक्वल टू, एक्स की जगह आ जाएगा ए प्लस 1 का स्केयर माइनस 3, एक्स की जगह
a+1 +2 वैसे ही। अब a+1 का स्केयर का फार्मूला है a स्केयर प्लस b का स्केयर 1 का स्केयर 1 ही होता है प्लस 2a और b 1 जोन से है वो 2a ही आ जाएगा। 3 जोन से है वो मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये आ जाएगा -3a -3। जब ये 3 1 से मल्टीप्लाई आ जाएगा तो वो 3 ही आ जाएगा। अब +2 जोन से है वो वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट ये a स्केयर +2a -3a वो आ जाएगा -1a -3 +2 वो आ जाएगा -1 -1 और +1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर a स्केयर -a। ये लिखा हुआ है इसका आंसर डी वाला। अब इससे नेक्स्ट है ये 9 वाला। गिवन डैट एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन दिया हुआ है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल है 28 देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 28। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 28 इक्वल 3x+1 देखे वैसे ही आ जाएगा। ये +1 है इस तरफ आएगा तो -1 28 -1 इक्वल है 3x। 28 -1 वो आ जाएगा 27 इज इक्वल टू 3x। 3 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड 27 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल x। तो 3 9 टाइम 27 तो ये दिखा हुआ है 9। ये a वाला इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका 10 वाला पार्ट। लेट a एक सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स जो कि खाली नहीं है एंड एफ ऑफ a टू b ये फंक्शन है। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज f1a 2b 3b देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये फंक्शन है वो कह रहे हैं बताएं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका आंसर आ जाएगा ये बी वाला कि ये जो सा सर्जेक्टिव फंक्शन है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म के जो सेट दिए हुए हैं इनको टेबुलर फॉर्म लिखना है। रिव्यू एक्सरसाइज करने से पहले आपको पीछे वाली जो सी एक्सरसाइज 3.1 3.2 3.3 उनको करना पड़ेगा, फिर ये आपको बड़ी आसान लगेगी। उन एक्सरसाइज की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है एक्स सच डैट एक्स इक्वल है 2n के और n बिलोंग है नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर का आपको पता है क्या होते हैं 1 2 3 4 सो 1 ये सारे नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो लिखना है मैंने। सबसे पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आ जाएगा 2। फिर इसके बाद 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा वो आ जाएगा 4। फिर 3 है, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा वो आ जाएगा 6। फिर 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा वो आ जाएगा 8। इसी तरह ये नंबर जोन से वो चलते जाएंगे। ये है इसका आंसर टेबुलर फॉर्म में। अब इससे नेक्स्ट इसका ये पार्ट नंबर 2 एक्स सच डैट एक्स इक्वल है 2m+1 और m जोन से वो नेचुरल नंबर है। अभी आपको बताया है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, आपको इसके बारे में पता भी होगा 1 2 3 4 सो 1। अब ये है 2m+1। पहले मैं m की जगह 1 रखने लगा हूँ। 2 1 टाइम वो आ जाएगा 2+1 जो कि इक्वल आ जाएगा 3 के। अब m की जगह मैं 2 रखूँगा तो 2 × 2 आ जाएगा 4+1 वो इक्वल आ जाएगा 5 के। अब m की जगह अगर मैं 3 रखूँ तो 3 2 टाइम 6+1 वो आ जाएगा 7। अगर 4 रखूँगा 4 2 टाइम 8+1 वो इक्वल आ जाएगा 9 के। तो ये नंबर जोन से इनको अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में लिखूँगा तो वो टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। ये आ जाएगा 3 5 7 9 11 इसी तरह सो ऑन चलते रहेंगे। तो ये इसका आंसर टेबुलर फॉर्म में। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 एक्स सच डैट एक्स इक्वल है 11n और n जोन से वो बिलोंग कर रहा है होल नंबर में। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 सो वन चल रहे हैं, लेकिन उसने साथ ये देखें ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि होल नंबर जोन से है वो 11 से छोटे छोटे हैं। तो ये देखें 0 1 2 3 4 5 सो वन चल रहे हैं। 11 से छोटे छोटे, तो 11 से छोटे छोटे जोन से है वो 10 तक आते हैं, 10 तक स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे अब मैं इनको टेबुलर फॉर्म में जब लिखूँगा सबसे पहले मैं 0 रखूँगा n की जगह तो 11 मल्टीप्लाई 0 वो आ जाएगा 0। फिर इसके बाद 1 रखूँगा 11 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 11। 2 रखूँगा तो 11 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 22। 3 रखूँगा 11 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 33। 4 रखूँगा तो 44। इसी तरह 5 रखूँगा तो आ जाएगा 55। 6 रखूँगा 66 77 88। 9 रखूँगा तो 99। 10 रखूँगा तो आ जाएगा 110। यहाँ तक आएगा ये इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहे हैं इवन नंबर में से। इवन नंबर कौन से होते हैं 0 2 4 प्लस माइनस वाले, +-2 +-4 +-6 +-8 सो ऑन चल रहे हैं, यानी कि 2 के टेबल पे जो आते हैं।
अब इसमें उसने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई है कि वो वाले इवन नंबर लें जो 4 से बड़े हो और 6 से छोटे हो, 4 से बड़ा और 6 से छोटा। इसमें क्या आ जाता है 5, लेकिन ये 5 जो से है वो इवन नंबर है ही नहीं, 2 के टेबल में ये आता ही नहीं। तो इसके आंसर में क्या आएगा, इसके आंसर में आ जाएगा एम्प्टी सेट। या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में नहीं लिखना तो आप ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये खाली सेट इसका आंसर है। चाहे ये लिख दें, ये लिखते, दोनों इसके आंसर हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है आड नंबर में से। आड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पे नहीं आते। अब इसमें वो कह रहा है वो वाले नंबर ले जो 5 से बड़े हों या 5 के इक्वल हो, यानी कि 5। इससे नेक्स्ट आ जाएगा 6। इसमें नेक्स्ट उसने कहा हुआ है 7 से छोटा। यहाँ पे इक्वल का साइन देखे नहीं है, अगर इक्वल का साइन होता तो 7 भी आना था, इसलिए 7 नहीं आएगा। तो 5 6 सिर्फ आएंगे। अब इसमें आड नंबर कौन सा है, ये देखें 6 जो सा है वो 2 के टेबल पे आता है, तो 6 तो ख़त्म हो गया, बाकी क्या रह गया 5। तो ये 5 जो सा है ये इसका आंसर है, ये कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये है टेबुलर फॉर्म। लेकिन इसका जो बुक पे आंसर लिखा हुआ है, बुक पे आंसर है एम्प्टी सेट। अगर आपने इसका आंसर एम्प्टी सेट लाना है बुक वाला आंसर, तो यहाँ पर ये जो इक्वल वाला साइन है ना, ये नहीं होना चाहिए, यानी कि इस यहाँ पे फिर होना चाहिए 5 लेस देन है एक्स लेस देन है 7। अगर इस तरह होगा तो फिर देखें 5 से बड़ा नंबर कौन सा है, 5 से बड़ा है 6 और 7 से छोटा भी है 6। इक्वल का साइन नहीं है इसलिए 5 और 7 नहीं आए। अगर इस लिहाज से मैं करूँ तो ये देखिए 6 2 के टेबल में आता है, तो फिर 6 ऑड नंबर नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा जिस तरह मैंने ये लिखा है, तो फिर इसका आंसर ये आएगा। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है एक्स सच डैट एक्स इक्वल है क्यू, यानी कि रैशनल नंबर, और एक्स स्क्वायर इक्वल है 2। रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट डिटेल से डिस्कस किया था 3.1 में। अब ये देखो उसने कहा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल है 2 के, लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो मैंने एक्स के लिहाज से देखने हैं, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूँगा। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया है, यहाँ पे भी, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हो वो तो इर्रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट 2 जो सा वो डेसिमल में आ जाता है और वो रिपीट हो ही जाता है। तो ये स्क्वायर रूट 2 जो सा है ये रैशनल नंबर नहीं है, इर्रेशनल नंबर है। तो इसमें उसने रैशनल का कहा हुआ है लेकिन वो तो इर्रेशनल नंबर है, तो इसके आंसर में भी एम्प्टी सेट आएगा कि कोई भी इसका आंसर नहीं है। चाहे ये लिख दें चाहे इस तरह लिख दें, एम्प्टी सेट ये है इसका आंसर। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 7, एक्स सच डैट एक्स इक्वल है क्यू, यानी कि रैशनल नंबर, और एक्स इक्वल है माइनस एक्स के। अब ये एक्स इक्वल है माइनस एक्स, इसका ये मतलब है अगर मैंने कोई नंबर 3 लिया है तो वो इक्वल है -3 के। लेकिन कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जो अपने नेगेटिव नंबर के इक्वल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। 3 -3 के इक्वल नहीं होता, स्वाय एक नंबर के, और वो एक नंबर कौन सा, ये देखिए 0 इक्वल है -0। अब -0 जोन सा है वो भी 0 के इक्वल ही होता है, तो 0 इक्वल है 0 के। 0 जोन सा है वो ना पॉजिटिव नंबर होता है ना नेगेटिव नंबर होता है, तो 0 सिर्फ 0 के इक्वल ही होता है, और ये जोन सा है रैशनल नंबर है। तो इसके आंसर में क्या आ जाएगा, सिर्फ 0 जोन सा है वो इसके आंसर में आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 8, एक्स सच डैट एक्स इक्वल है रियल नंबर में से, और एक्स कैन नॉट बिलोंग टू इरेशनल नंबर। इसका मीनिंग है इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर पता है किसकी इक्वल होता है, रियल नंबर होता है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब उसने कहा हुआ है ये इरेशनल नंबर तो है ही नहीं, बाकी क्या रह जाता है, बाकी रह जाता है रैशनल नंबर। तो इसके आंसर में आप सिंपल ये लिख दे कि इसके आंसर में आता है रैशनल नंबर, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3, लेट यू एक सेट दिया हुआ है, ए एक सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं इनके मेंबर्स जो से हैं वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। आसान से ये क्वेश्चन है, कंप्लीमेंट लेना है, यूनियन लेना है, नेगेटिव लेना है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको स्पीड से सॉल्व करूँ। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, ए कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस, बताया था कंप्लीमेंट के नीचे जो भी हो उसको यूनिवर्सल सेट में से नेगेटिव कर देते हैं। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये u माइनस ए के मैंने एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अब नेगेटिव करूँगा तो ये देखिए 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो वो आ जाएगा 1 2, दोनों में है तो वो ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद 3, इसके बाद 4 भी है, इसके बाद आ जाएगा 5 7 और 9।
यहाँ तक ये एलिमेंट्स आ जाएंगे ए कम्प्लीमेंट के, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट है सेकंड वाला पार्ट जो कि है बी कम्प्लीमेंट, जिसको मैं लिखूंगा यूनिवर्सल सेट माइनस कम्प्लीमेंट के नीचे है बी, वो लिखूंगा। अब यूनिवर्सल सेट माइनस बी वाले सेट्स के एलिमेंट्स जब मैं नेगेटिव करूँगा तो 1 2 3 4 5 ये तो नेगेटिव बनेंगे, फिर बाकी रह जाएगा 6 7 8 9 और 10, ये है इसका आंसर सेकंड वाले का बी कम्प्लीमेंट। अब थर्ड वाला है ए यूनियन बी, वो मैं लिखूँगा ए यूनियन बी। इनका जब मैं यूनियन लूँगा, यूनियन होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ये सीक्वेंस हैं वो मैंने लिख लिया। इसके बाद ये 6 है 8 है और 10, वो मैं लिख दूँगा 6 8 और 10, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका फोर्थ वाला पार्ट वो है ए माइनस बी। तो ए वाले सेट्स के एलिमेंट ये मैंने लिख लिए हैं, ए और बी के एलिमेंट्स। अब नेगेटिव करना है, जब नंबर्स को नेगेटिव किया जाता है तो फर्स्ट सेट को प्रेफर किया जाता है। अब इसमें देखिए 2 है, इसमें भी है, वो कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 इसमें भी है, इसमें भी है, कैंसिल। 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वो आ जाएगा 6। फिर 8 इसमें है, इसमें नहीं है, वो आ जाएगा 8। 10 इसमें है, इसमें नहीं आ जाएगा, वो है 10। ये है इसका आंसर। अगर आप देख रहे हैं कि ये 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वो नहीं लिखा, तो इस सेट्स के एलिमेंट को प्रेफर नहीं किया जाता। जो फर्स्ट वाले सेट्स के एलिमेंट है इसको हमने प्रेफर करना होता है, सिर्फ उसके एलिमेंट्स को देखने होते हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5 जो कि है ए इंटरसेक्शन सी। पहले मैं इनके एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। इनको जब मैं इंटरसेक्शन करूँगा, इंटरसेक्शन में होते हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो सेम होते हैं वो लिखे जाते हैं। अभी देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 नहीं है, 6 वो भी नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, तो इसका कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। चाहे ऐसे लिख दें चाहे आप ऐसे लिख दें, दोनों इसके आंसर हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 7 जो कि है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट जो सा है वो देखिए पार्ट 1 में किया हुआ है, मैं अगेन सॉल्व नहीं करूँगा, आपने वो लिख लेना है। अब सी कम्प्लीमेंट जो सा है वो मैं फाइंड करता हूँ। सबसे पहले मैं जो ए कम्प्लीमेंट है जो फर्स्ट पार्ट में किया था, इसका आंसर जो आया था वो लिख लेता हूँ। तो ये देखिए ये फर्स्ट पार्ट में किया था, ये आया था इसका आंसर 1 3 5 7 9, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 3 5 7 और 9। फिर इसके बाद सी कम्प्लीमेंट वो मैं लिख लेता हूँ, सी कम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस सी। तो इसके मैं एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। यूनिवर्सल सेट क्या है, वो है 1 10 तक, माइनस सी के एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9। अब इनको जब मैं नेगेटिव करूँगा वो आ जाएगा मेरे पास सी कम्प्लीमेंट नेगेटिव 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 5 भी दोनों में है, कट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 6 7 भी कट जाएगा, फिर आ जाएगा 8 9 भी कट जाएगा और बाकी रह जाएगा 10। ये सी कम्प्लीमेंट आ गया है। अब क्वेश्चन है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट, वो आ जाएगा यूनियन सी कम्प्लीमेंट। इनके मैं एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, ये ए कम्प्लीमेंट और ये सी कम्प्लीमेंट। इनके एलिमेंट्स का जब मैं यूनियन लूँगा तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इकट्ठे आ जाएंगे। 1 2 ये लिखा हुआ है, ये है 3 4 5 6 7 8 9 10, वो मैं लिख लूँगा 1 2 9 और 10, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो ए कम्प्लीमेंट अभी आगे किया है फर्स्ट स्टेप में भी और इस पार्ट में भी, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ये देखिए ए कम्प्लीमेंट अभी लिखा था 1 3 5 7 9, वो मैं लिख लूँगा यहाँ पे, सॉरी, ए क्वेश्चन है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी, तो ए कम्प्लीमेंट की जगह आ जाएगा 1 3 5 7 और 9, फिर यूनियन सी किसके इक्वल है 1 3 5 7 9। इनका अब मैं यूनियन लूँगा तो आ जाएगा 1 3 5 7 9, क्योंकि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम थे, तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका लास्ट वाला पार्ट यू कम्प्लीमेंट। यू का कम्प्लीमेंट वो इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस कम्प्लीमेंट के नीचे जो भी होता है वो लिखा जाता है, कम्प्लीमेंट के नीचे भी यू है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखूँगा 1 2 3 कहाँ तक, 10 तक, फिर माइनस अगेन यू के एलिमेंट्स। अब देखिए इनको जब मैं नेगेटिव करूँगा दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम है, तो खाली सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका फोर्थ वाला पार्ट, यूजिंग द वेन डायग्राम इफ़ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। के वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए ये सेट जोन से हैं इनको ड्रा करना है, कोई भी सेट्स के एलिमेंट्स नहीं लिए हुए। तो फर्स्ट वाला पार्ट जोन से वो करते हैं, वो है ए कम्प्लीमेंट।
जब वेन डायग्राम ड्रा करते हैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेते हैं और इसको कह देते हैं कि ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, यानी कि सारे सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर बाकी सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं। ये मैंने कह दिया यूनिवर्सल सेट। अब ए सेट है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास ये ए वाला एक सेट है, इसको मैंने नाम दे दिया है ए। अब ए कंप्लीमेंट पता है क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस कंप्लीमेंट के नीचे जो भी होता है ए। अब यूनिवर्सल सेट पूरे सेट में से ए वाला सेट जो सा जब मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो मैं एरिया शेड करने लगा हूँ सिर्फ ये आ जाएगा पूरा यूनिवर्सल सेट में से। वो सेट ए जो सा है वो मैं नेगेटिव करने लगा हूँ, तो ये आ जाएगा इसका आंसर कि ए के अलावा बाकी सारी जगह जो सी है यू की वो वाली आ जाएगी, ये जो एरिया शेड हो रहा है ये है इसका आंसर। चाहे लास्ट में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ये डायग्राम बना के ए कंप्लीमेंट इक्वल है, उसके आगे आप ये वाली लाइन ड्रा कर दे, ये शेडिड एरिया जौन सा ड्रा हुआ है ये ए का कंप्लीमेंट है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सेकंड वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन यू यानी कि यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रा की है तो मैंने कह दिया कि ये रेक्टेंगल जौन सा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ये वाला जौन सा सर्कल ड्रा किया है ये है मेरे पास ए। अब कोई दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो एलिमेंट सेम होते हैं वो आते हैं, या जो छोटा सेट होता है वो आता है। अब ये देखें ए यू के अंदर से ही है और ए छोटा सेट है यू बड़ा सेट है, तो जब इनका इंटरसेक्शन आएगा तो जो छोटा सेट ए है ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन यू। इसकी डायग्राम ड्रा करके ये लिखते और साथ लिखते ए इंटरसेक्शन यू, ये इक्वल आएगा ये वाला इस तरह की लाइन जो शेड हुई है वो इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 3, ए यूनियन यू। सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रा की है और बता दिया है कि ये यूनिवर्सल सेट है, इसके बाद ये ए वाला सेट है। अब यूनियन होता है जो बड़ा सेट होता है वो आता है इंटरसेक्शन में छोटा सेट और यूनियन में बड़ा सेट, तो यूनियन में सारा ही आ जाएगा। तो जब इसका मैं यूनियन लूँगा तो इसको मैं सारी जगह जोन सी है वो शेडिड कर दूंगा कि ये सारा आ जाएगा यूनियन में, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका फोर्थ वाला पार्ट कि ए यूनियन एम्प्टी सेट। सबसे पहले एक रेक्टेंगल लिया है जिसको मैंने कह दिया यूनिवर्सल सेट, इसमें सर्कल लिया है जिसको मैंने कह दिया कि ये मेरे पास ए वाला सेट है। जब ए का एम्प्टी सेट से यूनियन लेंगे तो फिर जो बड़ा सेट ए है वो ही आ जाएगा, ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5, एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट्स के साथ इंटरसेक्शन लेना है। खाली सेट दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, इसकी वेन डायग्राम बनती ही नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे लिख दें कि ये एक रेक्टेंगल है, इसमें ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें इसकी कोई भी डायग्राम ड्रा नहीं होगी, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5, यूज़ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए टू वेरीफाई द फॉलोइंग। इन दोनों पार्ट्स को वेरीफाई करना है। सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं जिसकी सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड वो इक्वल है ए माइनस बी के, ये मैंने ले लिया है। अब वो डायग्राम से ड्रा करना है। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट यू है। इसके बाद ए और बी दो सेट है तो मैंने ये दो सेट ड्रा कर लिए हैं कि ये मेरे पास है ए और ये मेरे पास बी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ, अब ये ए और बी लिए हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। यहाँ तो ये देखिए ये रेक्टेंगल है, इसमें मैं कह सकता हूँ कि ये ए है और ये बी है, इसका मतलब है कि ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं। यहाँ तो अगर मैं ऐसे ले सकता हूँ कि ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास इसके अंदर दूसरा सर्कल बी का आएगा, ये ए का ये बी का, इस तरह ये ए का ये बी का। इसके लिए मैं स्टार्ट में लिखूँगा ए बी डिसजॉइंट सेट, इसके मैं लिखूँगा बी सबसेट ऑफ ए, लेकिन उनको सॉल्व करते हुए थोड़ी मुश्किल होती है। उसमें उसने क्वेश्चन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि ए बी डिसजॉइंट हो, बी ए का सबसेट हो या ए बी आपस में ओवरलैप करे, लेकिन इसको सॉल्व करना ओवरलैपिंग के लिहाज से ज़्यादा आसान है। तो मैं स्टार्ट में लिखूँगा फॉर ओवरलैपिंग सेट्स, फिर ये डायग्राम बना दूंगा कि ए और बी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मीनिंग है इसके थोड़े थोड़े एलिमेंट्स जो से हैं ना ये वाले, यहाँ पे एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी के सेट्स को नेगेटिव करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया है। जब दो सेट्स के एलिमेंट्स को नेगेटिव करते थे, अभी मैंने आगे भी आपको बताया है कि फर्स्ट सेट्स के एलिमेंट को प्रेफर किया जाता है, सेकंड वालों को नहीं। फर्स्ट सेट्स के एलिमेंट जो सेकंड में सेम होते हैं वो नेगेटिव कर दिए जाते हैं
बाकी फर्स्ट सेट्स के एलिमेंट्स को लिख दी जाता है। तो जब मैं ए वाले में से बी वाले एलिमेंट्स को नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास सिर्फ ए जोन से है, ये आ जाएगा, बी वाले एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो ए वाला एरिया जोन से है, इसको मैं शेडिड कर देता हूँ। ये आ गया है, जब मैंने ए में से बी को नेगेटिव किया है तो ये मेरे पास आंसर आया है। अब इसकी राइट हैंड साइड जोन सी है वो करूँगा जो कि है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि राइट हैंड साइड इक्वल है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा जो कि यूनिवर्सल सेट यू है, इसको मैं यू का नाम दे दूँगा। अब ए और बी दो सेट हैं तो मैंने ये दो सर्कल ड्रा कर लिए जिनको मैं नाम दे दूँगा, एक को ए और दूसरे को बी। फॉर ओवरलैपिंग सेट्स के आपस में ये ओवरलैप कर रहे हैं, इनके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जोन से वो आपस में मिल रहे हैं। अब यह ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए वाला सेट तो मेरे पास है, सबसे पहले मैं बी कम्प्लीमेंट जोन से वो फाइंड करूँगा, फिर इनका आपस में यूनियन लूँगा। तो मुझे पता है कि बी कम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो इसके लिए ये सारा जोन सा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से मैं बी को नेगेटिव कर दूँगा। तो ये जो मैं लाइनें अब ड्रा कर रहा हूँ ये बी का कम्प्लीमेंट है। तो ये देखें, बी को मैंने रहने दिया है, बाकी सारी जगह को शेड कर दिया है। ये मैंने क्या फाइंड कर लिया है, बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे चलिए आपकी आसानी के लिए मैं कर देता हूँ कि बी कम्प्लीमेंट कौन सा है, वो इक्वल है ये वाली लाइनें। ये जो सीधी लाइनें है जो मैंने ड्रा की है ये बी का कम्प्लीमेंट है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ये मैंने फाइंड करना है। तो ये चीज़ समझिएगा आप ज़रा ध्यान से। बी कम्प्लीमेंट क्या है, ये सारा शेडिड एरिया जो हुआ है। अब ए वाले के लिहाज से मैंने इसका यूनियन लेना है। यूनियन होता है कि सारे सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया जाता है। अगर इसका मैं यूनियन लूँगा ना तो जो जगह शेड हुई है यही इसका आंसर है। लेकिन अगर फर्स्ट वाले डायग्राम देखें तो उसमें क्या है, सिर्फ ए है। यहाँ पर ये सारा जो आंसर है आ रहा है बी के अलावा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी इस क्वेश्चन के लिहाज से। तो मैंने आगे इसको सॉल्व किया है रफ, तो इसकी स्टेटमेंट जोन सी है वो फॉल्स है। यहाँ पे यूनियन नहीं आता, यहाँ पे अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ फिर इसका आंसर ठीक आता है। तो आपकी बुक पर स्टेटमेंट जोन सी है वो रॉन्ग है, यहाँ पर यूनियन नहीं आता, यहाँ पर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आता है। आप अपनी स्टेटमेंट जोन सी है वो करेक्ट कर लें। अब देखिए, जब मैं यूनियन की जगह यहाँ पे इंटरसेक्शन करूँगा तो ये देखिएगा इंटरसेक्शन होता है जो जो छोटा सेट होता है वो आता है। अब ए और बी, यहाँ तक ये सारा ए है और बी का कम्प्लीमेंट ये सारा आया है जो शेड हुआ है। तो जब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो सिर्फ ये जो ए वाले सेट्स के एलिमेंट है वो इसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। इसको ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन में जो सेम होते हैं वो चीज़ें आती हैं। तो इसके इंटरसेक्शन में मैं ये ड्रा करूँगा कि ये वाली लाइनें और जो पहले ये वाली लाइनें आपस में सेम थी, ये इंटरसेक्शन आ रहा है। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड भी सिर्फ ए वाली थी जो ये वाली थी, तो इसके आंसर में लिखूँगा द एरिया, ये वाली लाइनें इन लेफ़्ट हैंड साइड एंड इस तरह की लाइनें, यानी कि ये वाली लाइनें और ये वाली लाइनें ये जो मैंने ड्रा की हैं इन राइट हैंड साइड सेम। अब इससे नेक्स्ट है इसका सेकंड वाला पार्ट। सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा इसके सोल्यूशन में लेफ़्ट हैंड साइड वो इक्वल है ए माइनस बी और फिर इसका कम्प्लीमेंट। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल लूँगा, इसको मैंने कह दिया कि ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। फिर ए और बी, ये वाला मेरे पास ए वाला सेट है और ये बी वाला सेट आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर ओवरलैपिंग सेट्स, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब इसके लिए ऐसे देखें, ए और बी मेरे पास है, इनका सबसे पहले मैं नेगेटिव फाइंड करूँगा, फिर इनका कम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा। सबसे पहले मैं क्या फाइंड करने लगा हूँ, ए माइनस बी। अब इसमें जो भी लाइनें मैं ड्रा करूँगा वो मैं यहाँ पे बता दूँगा। ए माइनस बी अभी आगे भी बताया है, ए में से बी नेगेटिव करने लगा हूँ। तो जो फर्स्ट वाला सेट है इसको प्रेफर किया जाता है। जब मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास ये वाला जौन सा एरिया है ए माइनस बी करूँगा तो ये आ जाएगा। तो ए माइनस बी वो मैं यहाँ पे बता दूँगा कि इस तरह की जौन सी लाइनें हैं वो ए माइनस बी की हैं। ए माइनस बी मैंने फाइंड कर लिया है। अब ए माइनस बी का क्या फाइंड करना है, कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट क्या होता है, कम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में से वो मैं नेगेटिव करना है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए माइनस बी, ये मैंने नेगेटिव करना है यूनिवर्सल में से। सारा जोन सा है ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से मैं ये जो एरिया शेड किया है ये नेगेटिव करना है। तो ये जो सीधी लाइनें आई हैं रेड कलर की, ये क्या है, ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट। मैंने अब चेंज नहीं किया है, पहले इस तरह की लाइनें ड्रा की थी, अब मैंने इस तरह की लाइनें ड्रा की हैं ताकि आपस में सेम मिल ना जाए। अब और क्या है, इंटरसेक्शन बी।
के माइनस बी के कम्प्लीमेंट का मैंने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी के साथ। वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ये देखें, ये रेड कलर की सारी लाइनें आ गई हैं ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट। इसका मैंने इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। इंटरसेक्शन होता है कि जो छोटा सेट होता है वो लिखा जाता है, यानी कि जिसमें दोनों चीज़ें सेम हो। अब सिर्फ बी वाला जोन सा है ये आएगा, तो यहाँ पे बी वाला जोन से इसके अंदर मैं इस तरह के लाइनें ड्रा कर दूंगा ताकि ये आपस में मिल ना जाए, मिक्सअप ना हो जाए। अब इसमें कौन कौन सी लाइनें आई हैं, एक इस तरह की लाइनें और दूसरी कौन सी, दूसरी ये सीधी लाइनें जो सीधा नीचे की तरफ जा रही हैं। ये दो चीज़ें ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये आएगा इसका आंसर। अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है सिंपल बी। तो इसकी यहाँ पे मैं लिखूँगा कि यहाँ पे राइट हैंड साइड वो है इक्वल बी के। सबसे पहले यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल, इसमें ये ए वाला सेट, ये बी वाला सेट और ये टोटल है यूनिवर्सल सेट। अब इसमें है ही सिर्फ बी, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि जो बी वाली है इसको मैं इस तरह शो कर रहा हूँ। इसका मैंने वेन डायग्राम के लिए जो शेडेड एरिया किया है वो ये मैंने सीधी लाइन ड्रा कर रहा हूँ, आपने भी ये पेन से ड्रा करनी है। अब ये क्या आया है, बी इक्वल आया है ये जो सीधी लाइनें आई हैं। अब आपने मेरी ये चीज़ समझनी है, जो राइट हैंड साइड है वो ये आई है और जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो देखिएगा, लेफ़्ट हैंड साइड में ये आया है इसका आंसर। यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो आंसर आया है लास्ट पे वो ये वाला एरिया आया है कि ये वाली लाइनें और इस तरह की लाइनें जो कि आ रही हैं बी में, इसमें भी बी आ रहा है और इसमें भी ये सिर्फ बी आ रहा है। तो इसके लास्ट में लिखूँगा ये द एरिया, इस तरह की लाइनें जो कि लेफ़्ट हैंड साइड में थी एंड सीधी लाइनें जो कि राइट हैंड साइड में है वो सेम है। तो यही इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट ए बी एंड सी गिवन वैल्यू। कि ये जो सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सेट सी दिया हुआ है, इसके लिहाज से ये जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं 1 2 3 4 इनको वेरीफाई करें। यानी कि एक क्वेश्चन आपने समझना है कि पहले ए के लिहाज से ये चारों प्रॉपर्टीज सॉल्व करनी है, फिर बी पार्ट के लिहाज से ये चारों प्रॉपर्टीज सॉल्व करनी है और सी के लिहाज से ये चारों प्रॉपर्टीज जोन सी है वो सॉल्व करनी है। सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज जोन सी है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन आवर यूनियन। ये प्रॉपर्टीज जोन से मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी बुक पर जो पेज नंबर 45 है उस पर ये लिखी हुई है, देखें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ये है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन ये है और डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन जोन सी है वो ये लिखी हुई है। ये चार प्रॉपर्टीज़ आपने ज़ुबानी याद रखनी है, ये आपको आएंगी फिर ही ये क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले इसका ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये करते हैं ए वाले के लिहाज से इसका फर्स्ट वाला पार्ट, फिर ए वाले के लिहाज से इसका सेकेंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला करेंगे। फर्स्ट वाला जौन सा पार्ट ये लिखा हुआ है ए वाले के लिहाज से ये ए बी और सी सेट दिया हुआ है और एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन प्रॉपर्टी जौन सी है वो सॉल्व करने लगे हैं। ये मैंने लिख दिया प्रॉपर्टी एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सॉल्व कर लेंगे, तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो कि ये लिखी हुई है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि यूनियन आपको लेना आता है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में था ना बी यूनियन सी, इसको मैंने सॉल्व किया है। ये है बी यूनियन सी का जब यूनियन लिया है तो मेरे पास ये आंसर आया है। अब बी यूनियन सी के आंसर का मैं ए के साथ यूनियन लूँगा, वो मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ। तो ये है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए जोन से वो ये दिया हुआ है और बी यूनियन सी जोन से वो ये दिया हुआ है। इन दोनों का जब मैं यूनियन लूँगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा। अब इसकी राइट हैंड साइड जोन सी है वो मैं सॉल्व करता हूँ। इसकी राइट हैंड साइड ये दी हुई है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये देखिए इसकी राइट हैंड साइड में पहले जो ब्रैकेट में था ना ए यूनियन बी, उसको मैंने सॉल्व किया है। ये है ए यूनियन बी, ए के सेट लिखे हैं, बी वाला सेट लिखे हैं, इनका यूनियन लेके मेरे पास ये आंसर आया है। फिर था ए यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ, तो ए यूनियन बी का मैं यूनियन लिया है सी के साथ। यहाँ पे ए यूनियन बी वाला सेट लिखा है जो कि मेरे पास ये आया था और यूनियन सी वाला सेट लिखा है। जब इनका मैंने यूनियन लिया है तो मेरे पास ये आंसर आया है। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनका आंसर सेम आया है, तो मैंने लिख दिया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसका सेकंड वाला पार्ट जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये प्रॉपर्टी लिखी है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड जोन सी है वो सॉल्व करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है और इसमें पहले ब्रैकेट वाला जोन से ना बी इंटरसेक्शन सी,
ये सॉल्व करेंगे तो ये देखिए मैंने बी वाला सेट लिखा है, इंटरसेक्शन सी वाला। इंटरसेक्शन होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो सेम होते हैं वो लिखते हैं। तो ये देखें 5 दोनों में है, 6 दोनों में है, फिर 7 दोनों में है। तो ये मैंने लिख लिया है 6 5 6 7। अब बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। वो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। इनके एलिमेंट्स जो उनसे वो मैं लिखता हूँ। ये इसके सेट्स के एलिमेंट्स लिखे हैं। अब इनका जब इंटरसेक्शन लूँगा तो दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो सेम है। तो इसका जो इंटरसेक्शन में आंसर आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे कर्ली ब्रैकेट खाली लिख दे, ये भी एम्प्टी सेट है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब इसकी राइट हैंड साइड जो उनसे वो सॉल्व करते हैं वो है ए इंटरसेक्शन बी इनटू इंटरसेक्शन सी। ये लिख लिया मैंने इसकी राइट हैंड साइड। पहले इसकी जो ब्रैकेट में है ना ए इंटरसेक्शन बी, ये सॉल्व करते हैं। ये किया है साल ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ जो कि इसकी राइट हैंड साइड थी। जब इनका इंटरसेक्शन ये तो कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट है और लेफ्ट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट है जो कि इक्वल आई है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है इसकी राइट हैंड साइड के। अब इसका जो थर्ड वाला पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, वो ये मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है। सबसे पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सॉल्व करेंगे, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। ये मैंने ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लिया है, बी इंटरसेक्शन सी का ये आंसर आया है। अब इसका ए वाले के साथ यूनियन लूँगा और ये ए सेट दिया हुआ है तो ये इनकी लेफ्ट हैंड साइड जो सी इसका आंसर आ गया है। अब इसकी राइट हैंड साइड जो सी है वो मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसकी राइट हैंड साइड ये लिख ली है। अब पहले जो ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट इनको सॉल्व करूँगा, जो आंसर आएगा फिर उन दोनों सेट्स का आपस में इंटरसेक्शन लूँगा तो इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने ए यूनियन बी लिया है, ये आंसर आया है। फिर ए यूनियन सी लिया है, ये आंसर आया है। फिर इन दोनों का वापस में मैं इंटरसेक्शन ले लगा हूँ तो इंटरसेक्शन के लिए ए यूनियन बी वाला सेट मैंने लिखा है, फिर ए यूनियन सी वाला सेट लिखा है। और इनका आपस में जब इंटरसेक्शन लूँगा तो देखें 1 दोनों में है वो मैंने लिख दिया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है तो वो नहीं आएगा। फिर 9 10 इसमें है, इसमें नहीं है। तो यहाँ तक ये आएगा इंटरसेक्शन। और इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें ये थी 1 2 3 4 5 6 7। राइट हैंड साइड भी है 1 2 3 4 5 6 7। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है इसकी राइट हैंड साइड के। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका फोर्थ वाला पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन। तो वो मैंने ये लिख लिया है। सबसे पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लिए है, ये बी यूनियन सी ये आंसर आया है। फिर अब इनका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो ये मैंने ए वाला सेट लिखा है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो कि मेरे पास ये आंसर आया था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है तो ये देखिए 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 2 इंटरसेक्शन होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो सिर्फ 3 और 4 ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट में है तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब इसकी राइट हैंड साइड जो सी है ये लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व किया है, फिर ए इंटरसेक्शन सी ये सॉल्व किया है। ए इंटरसेक्शन बी का मेरे पास आंसर आया है 3 4 और ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आया है एम्प्टी सेट। वो मैं यूनियन और एम्प्टी सेट जो है वैसे लिख लूँगा। जब इनका मैं आपस में यूनियन लूँगा तो मेरे पास ये 3 और 4 ऐसे ही आ जाएंगे। ये है मेरा राइट हैंड साइड का आंसर और ये है लेफ़्ट हैंड साइड का जो कि सेम आया है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। अब इससे नेक्स्ट इसका जो बी वाला पार्ट है उसके लिए इसकी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। तो अब मैं स्पीड से करूँगा। फर्स्ट वाली है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखी है। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो सी है वो सॉल्व करूँगा जो कि है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। पहले मैं ब्रैकेट वाला सॉल्व करूँगा जो कि है बी यूनियन सी। तो ये मैंने ब्रैकेट सॉल्व किए। सबसे पहले बी यूनियन सी, जब यूनियन लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0 1 2। फिर इससे नेक्स्ट है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। तो ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, ये ए वाला सेट जो है वो एम्प्टी सेट है, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये इस तरह कर्ली ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी सेट लिखा है यूनियन 0 1 2। जब एम्प्टी सेट का 0 1 2 के साथ यूनियन लेंगे तो जो बड़ा सेट आता है वो यूनियन में आता है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई थी 0 1 2। अब इससे नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी। तो पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व की है ए यूनियन बी जिसका आंसर आया है 0।
फिर इसका मैंने यूनियन लेना है सी के साथ। जब इसका सी के साथ यूनियन लिया है तो आया है 0 1 2। लेफ्ट हैंड साइड भी थी 0 1 2, राइट हैंड साइड के इक्वल आई है तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सेकंड वाला पार्ट, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये मैंने वो प्रॉपर्टी लिख ली है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगा ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। उसके लिए सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगा जो कि है बी इंटरसेक्शन सी। तो ये मैंने ब्रैकेट सॉल्व की है बी इंटरसेक्शन सी, जिसका मेरे पास आंसर है 0। अब बी इंटरसेक्शन सी का मैंने ए वाले के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ये लिखा हुआ है। पहले मैं ए वाला साइड लिखूँगा, फिर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो कि 0 आया है वो मैं लिखूँगा, और इनका इंटरसेक्शन जब लूँगा तो कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो खाली सेट ही आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड जोन सी है वो सॉल्व करूँगा जो कि ये लिखी हुई है। इसके लिए भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, ए इंटरसेक्शन बी वो ये सॉल्व की हुई है। फिर इसका जोन से इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, तो ये लिया है जिसका आंसर है एम्प्टी सेट। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट था, राइट हैंड साइड भी आंसर एम्प्टी सेट है, तो वो इक्वल आया है। ये लिखती है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा बी वाले का थर्ड वाला पार्ट। ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। सबसे पहले इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगा, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए भी सबसे पहले मैं जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करूँगा जो कि है बी यूनियन सी। तो ये मैंने सॉल्व की है बी यूनियन सी। अब इसका मैंने यूनियन लेना है ए वाले के साथ, तो ये यूनियन लिया है मैंने ए वाले के साथ। अब यूनियन और इंटरसेक्शन मैं नहीं समझा रहा क्योंकि आपने वो छोटी क्लासेस में समझा हुआ है और यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब यूनियन लेना आपको आता होगा, इसलिए आप डायरेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया है मेरे पास 0। अब इससे नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड का पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगा ए यूनियन बी, वो ये आया है। फिर दूसरी ब्रैकेट ए यूनियन सी जिसका आंसर ये आया है। फिर इनका आपस में इंटरसेक्शन लेना है, तो ये आपस में इनका इंटरसेक्शन लिया है, तब भी मेरे पास आया है 0। और लेफ्ट हैंड साइड भी थी 0, तो ये इसका आंसर इक्वल आया है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इससे नेक्स्ट इसकी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी जोन सी है वो सॉल्व करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड जोन सी है वो सॉल्व करेंगे, वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए भी पहले जो ब्रैकेट है ये सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी। तो ये आंसर आया है बी यूनियन सी का। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए वाले के साथ, तो जब इसका ए वाले के साथ इंटरसेक्शन लिया है तो ये आंसर आया है एम्प्टी सेट। अब इसकी राइट हैंड साइड जोन सी है वो सॉल्व करेंगे, तो ये लिखी हुई है इसकी राइट हैंड साइड। पहले फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वो ये है। फिर सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो कि ये है। फिर इनका आपस में यूनियन लेना है, तो इनका जब आपस में ये यूनियन लिया है तो देखिए मेरे पास एम्प्टी सेट आया है। लेफ्ट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट थी, राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट है, तो लास्ट पे यहाँ पे मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है मेरे पास राइट हैंड साइड के। अब इससे नेक्स्ट इसका जो सी वाला पार्ट है उसके लिए ऐसे चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। फर्स्ट वाली है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। अब देखें एसोसिएटिव ऑफ यूनियन पहले मैं लिखता हूँ, तो वो है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए इक्वल है एन, एन क्या है? अब एन है नेचुरल सेट। बी की इक्वल है जी के, जी क्या है? जी डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। और सी इक्वल है क्यू, क्यू डिनोट करते हैं रैशनल नंबर को। अब ये ध्यान से चीज़ समझिए एक, अगर इनके मैं सेट ओपन करके लिखूं कि एन मेरे पास है 1 2 3 4 सो वन लिखूं, और इंटीजर लिखूँ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सारे लिखूँ, फिर रैशनल नंबर लिखूँ, और उनका जब मैं यूनियन लूँगा तो ये इन्फिनिट सेट है। इन्फिनिट सेट का यूनियन लेते हुए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इनको जिस तरह जिस फॉर्म में दिया हुआ है मैं इसी फॉर्म में इसकी प्रॉपर्टी जो सी है वो प्रूव करूँगा। ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगा बी यूनियन सी। देखिए बी इक्वल है इंटीजर्स के, यूनियन सी इक्वल है रैशनल नंबर के। तो देखिए यूनियन होता है जो बड़ा सेट होता है वो लिख जाता है। इंटीजर्स मुझे पता है इसमें होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, और जो रैशनल नंबर है इसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये भी होते हैं, और डेसिमल वाले भी होते हैं, यानी कि ये जो रैशनल नंबर हैं ये इंटीजर से बड़े होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बड़ा जो सा सेट है वो रैशनल नंबर है, तो वो मैंने यूनियन में लिख दिया है। यूनियन में बड़ा सेट लिखते हैं और इंटरसेक्शन में छोटा सेट लिखते हैं। जब इंटरसेक्शन का पार्ट आएगा सेकंड वाला तब मैं वो बताऊंगा। अब इसका मैंने ए वाले के साथ यूनियन लेना है, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। ए मेरे पास किसकी इक्वल है? ए है नेचुरल नंबर, यूनियन ये मेरे पास आया है रैशनल नंबर क्यू।
जब इनका मैं आपस में यूनियन लूँगा तो तब भी रैशनल नंबर बड़े हैं, तो क्यू वाला जौन सा आ जाएगा, ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं, वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा इसकी राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, वो है ए यूनियन बी इक्वल आ जाएगा, ए किसके इक्वल है, ये है नेचुरल नंबर के, और बी इक्वल है इंटीजर्स के। वो मैं लिख लूँगा नेचुरल नंबर यूनियन इंटीजर। अब नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 सो वार, और इंटीजर में 0 +-1 +-2 +-3। तो इंटीजर्स इस दोनों में से बड़े हैं, तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। अब इसका यूनियन लेना है सी के साथ, वो मैं लिख लेता हूँ ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। अब ए यूनियन बी आया है, जी यूनियन सी किसके इक्वल है, सी है रैशनल नंबर के। जब इनका मैं आपस में यूनियन लूँगा तब रैशनल नंबर पड़े हैं, क्योंकि इसमें डेसिमल भी आते हैं, तो मैं लिख दूंगा क्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड का मेरे पास आंसर आया है रैशनल नंबर, राइट हैंड साइड का भी आया है रैशनल नंबर। आसान से क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड की। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। ये मैंने प्रॉपर्टी लिख ली है। सबसे पहले इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगा, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, वो मैंने लिख ली है बी इंटरसेक्शन सी। अब ये देखें, ये है सेट ऑफ इंटीजर्स और यह है सेट ऑफ रैशनल नंबर। जब इंटीजर्स और रैशनल नंबर में देखा जाए तो इंटीजर जो उनसे ये छोटे होते हैं, अभी पार्ट 1 में भी डिस्कस किया है। तो इंटरसेक्शन में जो छोटा सेट होता है वो लिखते हैं, तो इंटीजर्स आएगा क्योंकि ये छोटा सेट है। अब ए के साथ इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो ए इक्वल है नेचुरल नंबर के, और बी इंटरसेक्शन सी ये भी आया है इंटीजर्स के, वो वैसे लिख लेंगे। अब नेचुरल नंबर जो उनसे हैं वो छोटे हैं इंटीजर से, तो नेचुरल नंबर आ जाएगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, ए इंटरसेक्शन बी, नेचुरल नंबर छोटे हैं तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। फिर इनका इंटरसेक्शन लेना है सी वाले के साथ, जो कि है रैशनल नंबर। जब इसका मैं इंटरसेक्शन लूँगा फिर भी नेचुरल नंबर छोटे हैं, तो वैसे ही आ जाएंगे। ये भी नेचुरल नंबर आया है, लेफ्ट हैंड साइड भी नेचुरल नंबर, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इससे नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी लिखती हुई है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी इंटरसेक्शन सी यानी कि ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी में देखें, इंटीजर जोन है वो छोटा सेट है और रैशनल नंबर बड़ा सेट है, तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट आ जाएगा, इंटीजर जोन से हैं वैसे ही आ जाएंगे। फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए है नेचुरल नंबर के, जब इनका यूनियन लेंगे तो देखिए इंटीजर बड़ा है, नेचुरल नंबर छोटे हैं, यूनियन में बड़ा सेट आता है, तो वो जी के इक्वल आ जाएगा। अब इसकी राइट हैंड साइड कौन सी है वो लिखते हैं, ये है इसकी राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये है ए यूनियन बी जिसका आंसर आएगा इंटीजर, और ए यूनियन सी जिसका आंसर आएगा ये रैशनल नंबर। जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है जो कि है इंटीजर्स, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का आंसर है जी, लेफ्ट हैंड साइड का भी जी, जो कि इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इससे नेक्स्ट इसका लास्ट वाला पार्ट सी का करेंगे। ये लिखी हुई है प्रॉपर्टी, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड जोन सी है वो सॉल्व करूंगा, जो कि है ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। पहले ब्रैकेट जोन से ये सॉल्व करूंगा, ये है बी यूनियन सी जिसका आंसर आया है रैशनल नंबर। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यानी कि इनका आपस में इंटरसेक्शन लेना है, तो इसका मेरे पास आंसर आएगा ये नेचुरल नंबर, क्योंकि इंटरसेक्शन में छोटे सेट आते हैं, नेचुरल नंबर छोटा है। अब इससे नेक्स्ट इसकी जो राइट हैंड साइड है वो सॉल्व करेंगे, जो कि ये लिखी हुई है। पहले ये जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड वाली ब्रैकेट वो सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट वाली ब्रैकेट है, ये सेकंड वाली ब्रैकेट है, फिर इनका आपस में यूनियन लेना है। जब यूनियन लेंगे तो ये मेरे पास आंसर आएगा नेचुरल नंबर। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, नेचुरल नंबर, राइट हैंड साइड भी है नेचुरल नंबर, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई डी मार्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ये यू सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है, कह रहे इसके लिए ऐसे वेरीफाई करने हैं डिमार्गन्स लॉ। तो डिमार्गन्स लॉ देख लेते हैं। ये पेज नंबर 45 पर ये लास्ट वाले दो लिखे हुए हैं डिमार्गन्स लॉ। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, या वो ए यूनियन बी के ऊपर इस तरह सी भी लगा सकते हैं, ये भी कंप्लीमेंट को डिनोट करता है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और सेकंड वाला है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये लिख लेते हैं, इन दोनों को प्रूफ करना है।
सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला है ये प्रूफ करते हैं। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो सी वो मैं लिख लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड है मेरे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट तब लेंगे जब मेरे पास अंदर वाले सेट्स के एलिमेंट्स होंगे। अंदर है ए यूनियन बी, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी नहीं दिया हुआ। सबसे पहले मैं ए यूनियन बी ये फाइंड करूँगा। तो ये मैंने ए और बी के एलिमेंट्स लिख लिए हुए। अब इनका मैं यूनियन लूँगा। ये देखिए 1 2, इसके बाद ये है 3 4 5 6, फिर इससे नेक्स्ट आ जाएगा 7, यहाँ पे 8, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल है यानी कि इवन, और ये आड हैं। तो इनका जब आपस में मैं यूनियन लूँगा तो वैसे ही आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, सो ऑन कहाँ तक चल रहे हैं 19 20, तो मैं लिख दूँगा 20 तक। अब ये मैंने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया हुआ है। अब इसका क्या फाइंड करना है, कंप्लीमेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए यूनियन बी का मैंने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। वो होता है यूनिवर्सल सेट माइनस इस कंप्लीमेंट के नीचे जो भी होता है वो यूनिवर्सल सेट में से नेगेटिव करते हैं, यू माइनस ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, ये दिया हुआ है यू, जो कि इक्वल है 1 2 3 4 सो ऑन कहाँ तक 20 तक। वो मैंने यहाँ पे लिख दी है माइनस ए इंटरसेक्ट यूनियन बी, ये भी फाइंड किया है। वो मैं लिखूँगा 1 2 3 4 सो ऑन कहाँ तक 20 तक। अब ये देखें जब मैं नेगेटिव करूँगा 1 इसमें भी है इसमें भी है, ख़त्म हो जाएगा। 2 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, 4 भी, इससे नेक्स्ट 5 6 7 सो ऑन 20 तक, इससे नेक्स्ट भी 5 6 7 सो ऑन 20 तक। सारे एलिमेंट्स जो से है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो मैं एम्प्टी सेट लिख दूँगा। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। अब राइट हैंड साइड करूँगा जो कि है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा इसकी राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यही है इसकी राइट हैंड साइड। पहले मैं ए कंप्लीमेंट फाइंड करूँगा, फिर बी कंप्लीमेंट फाइंड करूँगा, फिर इनका आपस में इंटरसेक्शन लूँगा। ए कंप्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस कंप्लीमेंट के नीचे ए है, वो मैंने ए लिख दिया है। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 सो 120 तक, और ए है 2 4 6 8 20 तक, यानी कि इवन नंबर का सेट। वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4 सो ऑन चल रहे हैं 20 तक, माइनस 2 4 6 8 सो ऑन 20 तक। जब इनको मैं नेगेटिव करूँगा तो ये देखिए 1 इसमें है इसमें नहीं है, वो आ जाएगा 1 2 ख़त्म हो जाएगा, फिर 3 4 इसमें है ख़त्म, फिर 5 7, इस तरह सो ऑन चलते जाएंगे 19 तक। वो मैंने लिख लिया है ए का कंप्लीमेंट। अब आगे है बी का कंप्लीमेंट। बी होता है कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट ये है, वो मैं यहाँ पे अगेन लिख लूँगा 1 20 तक, माइनस बी किसके इक्वल है, ये लिखा हुआ है बी 1 3 5 19 तक, यानी कि 8 नंबर जो से हैं वो लिखने हैं 1 3 5 सो ऑन 19 तक। अब जब मैं इनको नेगेटिव करूँगा तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, 1 ख़त्म हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2, 3 ख़त्म हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 4, 5 ख़त्म हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 6, इस तरह सो ऑन कहाँ तक 20 तक आएंगे। ये मैंने फाइंड कर लिया है बी का कंप्लीमेंट, ये है ए कंप्लीमेंट। अब इनका आपस में क्या है, तो मैं लिखूँगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मेरे पास आंसर आया है ये वाला, और बी कंप्लीमेंट का ये वाला, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इनका आपस में इंटरसेक्शन है तो मैं इंटरसेक्शन लूँगा। ये है 1, यहाँ पे 1 नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे नहीं है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो एम्प्टी सेट आएगा। राइट हैंड साइड आई है एम्प्टी सेट, और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या थी, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा लास्ट पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है मेरे पास राइट हैंड साइड के। ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट जो सा वो करते हैं। सेकंड वाले की लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, सबसे पहले मैं वो सॉल्व करूँगा। तो ये मैंने सॉल्व किया है ए इंटरसेक्शन बी, इनका इंटरसेक्शन लिया था, मेरे पास एम्प्टी सेट आया है। अब मैंने कंप्लीमेंट फाइंड करना है, वो मैं लिखूँगा ए यूनियन, सॉरी यूनियन की जगह आएगा यहाँ पे इंटरसेक्शन इसका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस कंप्लीमेंट के नीचे जो भी हो ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले मैं यू वाला सेट लिखूँगा जो कि है 1 2 3 20 तक, माइनस ए इंटरसेक्शन बी है एम्प्टी सेट, वो मैं एम्प्टी सेट लिखूँगा। अब जब मैं इस सेट में से ये नेगेटिव करूँगा, इसमें कोई एलिमेंट्स है ही नहीं,
तो फर्स्ट वाला सेट जो सा है वो वैसे ही आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन 20 तक, ये मेरे पास आई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब इसकी राइट हैंड साइड जो सी है वो सॉल्व करूँगा, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये है मेरे पास राइट हैंड साइड। पहले मैं ए कम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा, उसके बाद मैं बी कम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा, फिर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ए कम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस कम्प्लीमेंट के नीचे जो है वो नेगेटिव करना है। यूनिवर्सल सेट क्या है, जब मैं ये नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास ये देखिए 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 1 2 ख़त्म हो जाएगा, फिर 3 5 7 सो 1 चलता जाएगा 19 तक, क्योंकि 20 इसमें है वो भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसमें 19 भी है तो ये आ जाएगा। अब ये मैं फाइंड करूँगा बी कम्प्लीमेंट, जो कि है यूनिवर्सल सेट माइनस कम्प्लीमेंट के नीचे है बी, वो इसको भी मैं इसके सामने करने लगा हूँ। यूनिवर्सल सेट क्या है 1 तक। जब ये मैं नेगेटिव करूँगा, ये देखिए 1 ख़त्म हो जाएगा, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो आ जाएगा 2, 3 भी ख़त्म हो जाएगा, फिर 4 6 8 इस तरह सो ऑन चलता जाएगा 20 तक। अब ये है ए कम्प्लीमेंट, ये है बी कम्प्लीमेंट, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। ए कम्प्लीमेंट है 1 3 5 7 सो ऑन चल रहा है 19 तक। यूनियन बी कम्प्लीमेंट है 2 4 6 सो ऑन कहाँ तक 20 तक। ये लिखा होगा वो मैंने वैसे ही लिख दी है। जब इनका यूनियन लेंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे 8 सो ऑन तो चलता जाएगा 1 2 3 4 5 6 सो ऑन कहाँ तक 20 तक। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20। अब देखें मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड 1 2 3 सो ऑन 20 तक, राइट हैंड साइड 1 2 3 4 सो ऑन 20 तक, जो कि इक्वल आई है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास इक्वल है इसकी राइट हैंड साइड के, ये प्रूव करना था। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द सेट, ये एक पी वाला सेट दिया हुआ है और क्यू वाला सेट दिया हुआ है। फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू, यानी कि मैंने क्या फाइंड करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू। अब ये पी और क्यू के सेट्स के एलिमेंट्स मेरे पास होंगे फिर ही मैं इंटरसेक्शन लूँगा, कॉमन सी बात है। अब ये जो पी और क्यू के सेट्स हैं ना, इनको इनकी मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूँगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप समझिएगा ज़रा। पी, ये देखिए एक्स सच डैट एक्स इक्वल है 5m, और m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन चली जा रहे हैं। m की जगह सबसे पहले मैं 1 रखूँगा तो 5 1 टाइम वो आ जाएगा 5, फिर m की जगह पर मैं 2 रखूँगा तो 5 2 टाइम आ जाएगा 10। m की जगह जब मैं 3 रखूँगा तो 5 3 टाइम वो आ जाएगा 15। m की जगह मैं 4 रखूँगा तो वो आ जाएगा 20। इसी तरह ये सो ऑन चले जाएंगे। ये मैंने p वाला सेट फाइंड कर लिया है। अब q, ये भी आसान है। नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 इस तरह सो ऑन, लेकिन यहाँ पे 2m है, यानी कि m की जगह पहले मैंने 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है। जब मैं 1 रखूँगा मेरे पास आ जाएगा 2, जब 2 रखूँगा 2 2 टाइम 4, जब 3 रखूँगा तो 2 3 टाइम वो आ जाएगा 6, जब 4 रखूँगा तो 2 4 टाइम वो आ जाएगा 8। ये मैंने एलिमेंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब क्या फाइंड करना है, मैंने पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पहले मैं पी के एलिमेंट लिखूँगा, वो है 5। अब इंटरसेक्शन होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को जो सेम है वो लिखते हैं। अब ये देखें 2 4 6 8, 8 के बाद क्या आएगा 10, और यहाँ पे 5 10 15 20 इस तरह आ रहे हैं। अब ये देखिए ये भी 10 है, इसमें भी 10 आएगा, वो सेम है। इसके बाद 20 जोन से इसमें भी है, और 2 के टेबल में 20 भी आता है तो 20 में लिखूँगा। ये सब समझने वाली अंडरस्टैंड वाली बात है कि इसके 2 के टेबल में 20 आता है, फिर 2 के टेबल में 30 भी आता है, इस तरह सो ऑन। वो मैं लिख लूँगा 30, 30 के बाद आएगा 40 सो ऑन चले जा रहे हैं, क्योंकि ये 5 का टेबल है और ये 2 का टेबल है। तो 10 20 30 40 वो सेम होंगे, वो मैंने इंटरसेक्शन में लिख दिए हैं। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका 9 वाला। फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज़ फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन, के यूनियन और इंटरसेक्शन की जो सी सूटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं ना, उनका इस्तेमाल करते हुए ये पार्ट 1 और पार्ट 2 जोन से है
ये सॉल्व करें। ये देखिए ए बी के एलिमेंट सेट नहीं दिए हुए, उसने क्या प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसकी मैं जो लेफ्ट हैंड साइड है ना ये सॉल्व करूँगा, सॉरी पार्ट वन जो सा ये सॉल्व करूँगा। पार्ट वन की लेफ्ट हैंड साइड मैं ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड वो मेरे पास इक्वल है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये इक्वल के साथ मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। अब पेज नंबर 45 पर मैंने जो आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाई थी दोबारा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप खुद अब बुक से देख लें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन आवर यूनियन, वो आप पेज नंबर 45 पे देखें। यहाँ पे सिर्फ मैंने लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और इसको मैं अब यहाँ पे यूज़ करूँगा कि ए इंटरसेक्शन ए, फिर यानी कि ये इसका इंटरसेक्शन लिया है इसके साथ, फिर आगे है यूनियन, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन आवर यूनियन जोन से वो यूज़ की है पेज नंबर 45 पे आप देख सकते हैं। अब ये देखिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे पास ए इक्वल है 1 2 3। अब मैं इंटरसेक्शन लेने लगा हूँ ए इंटरसेक्शन ए मेरे पास क्या है 1 2 3, इंटरसेक्शन फिर क्या है 1 2 3, यानी कि दो सेम सेट हो उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वही एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये देखिए ए इंटरसेक्शन ए, अगर ए सेम है तो इनका इंटरसेक्शन लूँगा फिर भी ए ही आएगा। तो उसने कहा है प्रॉपर्टी जोन सी है उसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आइडम्पोटेंट लॉ है ये कि ए इंटरसेक्शन ए जोन से वो इक्वल होता है ए के, ये मैं यहाँ पे हेडिंग दे सकता हूँ। फिर ए इंटरसेक्शन ए की जगह पे क्या आ जाएगा ए, ये यूनियन जोन से है वैसे ही, और ये है ए इंटरसेक्शन बी। यही देखें मैंने फाइंड करनी थी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरे पास आ गई है इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मैंने लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ कर दी है, ये सिंपल से इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 2 जोन से वो करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड जोन से वो लिखूँगा जो कि है ए यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन आवर इंटरसेक्शन। तो वो मैं अप्लाई करता हूँ ए यूनियन ए ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन वैसे ही, और ए यूनियन बी वैसे ही। ए यूनियन ए मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ए है 1 2, अब मैं ए का यूनियन लेने लगा हूँ ए के साथ। ए है 1 2, यूनियन लूँगा 1 2 के साथ। जब यूनियन लूँगा एक जैसे हैं तो वो वही आ जाएंगे। तो अगेन यहाँ पे आइडम्पोटेंट लॉ है कि ए यूनियन ए जोन से है वो भी ए के इक्वल ही है। तो ए यूनियन ए की जगह पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ये ए सेक्शन बी जोन से है वैसे ही। ये क्या है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। ये देखे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जोन से प्रूफ कर दी ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 10 जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ जी ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है एंड एस ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है फाइंड। इसका ये टोटल 6 पार्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं इनको फाइंड करें। फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं जिसमें वो कह रहा है जी ऑफ ज़ीरो। अगर आप नोट करें तो जी ऑफ से मुझे ये पता चला कि फंक्शन जी वाला यूज़ होना है, एस वाला यूज़ नहीं होना। और ज़ीरो का मीनिंग है कि एक्स की जगह मैंने जी ऑफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। जी वाले की जगह जी वैसे ही एक्स की जगह ज़ीरो इक्वल 7x की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो पुट किया तो यहाँ पे भी x की जगह ज़ीरो -2 वैसे ही 7 0 टाइम 0 -2 तो वो आ जाएगा -2। ये इसका आंसर है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट जो सा ये करते हैं जो कि है जी ऑफ -1। इस जी से मुझे पता चला है कि ये वाला फंक्शन यूज़ होगा जी वाला, और x की जगह अब क्या पुट होगा -1। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ जी एक्स की जगह आ जाएगा -1 इज़ इक्वल टू 7, एक्स की जगह आ जाएगा -1 और ये -2 जोन से वैसे ही 7 1 टाइम 7 और ये माइनस है तो -7 -7 और -2 वो आ जाएगा -9। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका थर्ड वाला पार्ट जी ऑफ -5/3 कि जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह पर क्या पुट करना है -5/3। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। जी वैसे ही एक्स की जगह आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 7 वैसे ही एक्स की जगह आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज और ये -2 जोन से वैसे ही।
इससे नेक्स्ट स्टेप में 7 जो आंसर है वो -5 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -35 डिवाइडेड बाय 3 वैसे ही, और ये -2 जो आंसर है वैसे ही। अब ये देखें इनके सेंटर में माइनस है, जब दो नंबर्स के दरमियान माइनस हो या प्लस हो फिर एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर मैं 3 के लिहाज से एलसीएम लूँगा। 3 जो आंसर है इसके नोमिनेटर में 35 है, तो ये 35 ऐसे ही। अब -2 जो आंसर है इसके डिनोमिनेटर में 1 है 3 नहीं है, तो ये 3 जो आंसर है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 टाइम, तो वो आ जाएगा -6। इससे नेक्स्ट जो आंसर है मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। -35 और -6 वो आ जाएगा -41 डिवाइडेड बाय 3। ये है इसका आंसर। अगर इसका आपने बुक वाला आंसर लाना है तो ये देखें, जो आंसर नोमिनेटर यानी कि ऊपर है उसको मैं अंदर रखूँगा और नीचे वाले को बाहर। अब 3 का टेबल अगर मैं 1 तक रीड करूँ तो वो आ जाएगा 3। अब ये देखें 4 में से 3 नेगेटिव करूँगा तो बाकी रह जाएगा 1, और ये 1 जो आंसर इसको मैं नीचे ले जाऊँगा, ये आ जाएगा 11। अब 3 टाइम वो आ जाएगा 9। अगर मैं 4 तक मल्टीप्लाई करता वो आना था 12, जो कि 11 से ग्रेटर थे, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। 11 - 9 तो वो आ जाता है 2। अब इसको लिखने का जौन सा मेथड है, ये जौन सा होता है ये होता है क्वोशंट। ये मेरे पास बाकी बचे हैं यानी कि रिमाइंडर, और इसको कहा जाता है डिवाइज़र। लिखने का मेथड ये होता है क्वोशंट रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। तो मैं सबसे पहले क्वोशंट लिखता हूँ, वो है 13, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 13। ये नेगेटिव जो आंसर है वो वैसे ही आ जाएगा। क्वोशंट रिमाइंडर है मेरे पास 2, वो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय डिवाइज़र 3 है, तो वो आ जाएगा 3। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका फोर्थ वाला पार्ट, S(1). अब इस एस से मुझे पता चल गया है कि एस वाला जौन सा फंक्शन है ये यूज़ होना है, और एक्स की जगह आ जाएगा 1, वो मैं पुट करता हूँ। एस की जगह पे ये 1 इज़ इक्वल टू 8, एक्स की जगह पे 1 का स्केयर और -3 वैसे ही। अब ये 8 वैसे ही, 1 का स्केयर भी क्या होता है 1, तो वो 1 ही आ जाएगा -3। 8 1 टाइम 8 -3 तो वो आ जाएगा 5, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका 5 वाला पार्ट, S(-9), यानी कि S वाले फंक्शन में x की जगह पर -9 पुट करना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। S(-9) इज़ इक्वल टू 8, एक्स की जगह पे आ जाएगा -9 और स्केयर वैसे ही, और -3 वैसे ही। 8 वैसे ही, नेगेटिव नंबर का स्केयर जौन सा है वो पॉजिटिव होता है, और 9 का स्केयर वो आता है 81, और ये -3 जौन सा है वैसे ही। 81 × 8 आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर आएगा 648 -3 वैसे ही। 648 -3 तो आ जाएगा 645, ये आ जाएगा 5 वाले का आंसर। अब इससे नेक्स्ट 6 वाला पार्ट जौन सा वो करते हैं S(7/2), यानी कि S वाले फंक्शन में x की जगह 7/2 जौन सा वो पुट करेंगे, तो S(7/2) डिवाइडेड बाय 8 वैसे ही। x की जगह पे आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर और -3 वैसे ही। इससे नेक्स्ट स्टेप 8 वैसे ही। 7 का स्केयर क्या आएगा, 7 का स्केयर आ जाएगा 49, और 2 का स्केयर वो आ जाएगा 4 -3 वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट देखें 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8, तो ये 2 इंटू 49 और -3 वैसे ही। 49 × 2 वो आता है 98, तो मैं लिख दूंगा 98 -3। 98 में से 3 नेगेटिव करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 95, ये लिख दिया मैंने, ये है आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 11। गिवन डैट के दिया हुआ है f(x), ये एक फंक्शन दिया हुआ है। इसमें वो कह रहा है a और b जोन से है आर कांस्टेंट नंबर, वो कोई कांस्टेंट नंबर है 1 2 3 जो मर्जी हो कांस्टेंट नंबर्स है। इफ़ अगर f(-2) 3 के इक्वल है एंड f(4) 10 के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b की वैल्यूज़ फाइंड करें। 3.3 में भी इस तरह के 3-4 क्वेश्चन किए हैं, आसान सा क्वेश्चन है, ये गिवन है। तो मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन में कि f(x) जोन सा है वो इक्वल है ax + b, ये गिवन है। इसके साथ ये भी गिवन है कि f(-2) 3 के इक्वल है और f(4) 10 के इक्वल है। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि गिवन है f(-2) इक्वल है 3 के, और f(4) ये इक्वल है 10 के। इसको मैं कह देता हूँ कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखिएगा, समझने वाली चीज़ है कि
जो गिवन है वो है एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 4। इससे मुझे ये आइडिया हुआ कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें एक्स की जगह एक दफ़ा मैंने -2 पुट करना है और एक दफ़ा एक्स की जगह 4 पुट करना है। ये कॉमन सी बात है, समझने वाली, अंडरस्टैंड करने वाली बात है। तो इसलिए इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा पुट x इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। x की जगह पे -2 वो मैं पुट करूँगा, f ऑफ x की जगह पे -2 इज़ इक्वल टू a, वैसे ही x की जगह पे -2 प्लस b। f ऑफ -2 देखें वैसे ही आ जाएगा, a 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस भी है तो -2a प्लस b। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मुझे गिवन है कि f ऑफ -2 इक्वल है 3 के। ये देखें, ये गिवन है कि f ऑफ -2 3 के इक्वल है। क्वेश्चन में ये देखें ये दिया हुआ है, तो इस f ऑफ -2 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 3। तो वो आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू -2a प्लस b। इसको मैं कह देता हूँ कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब ये चीज़ भी मेरे पास गिवन है कि एफ ऑफ 4 इक्वल है 10 के। इस वजह से इस इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे अब मैं ये 4 पुट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अगेन पुट x इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 4 इज़ इक्वल टू है ए एक्स प्लस बी। तो वो आ जाएगा ए एक्स की जगह पे 4 प्लस बी, ये आ जाएगा 4a प्लस बी, और लेफ़्ट साइड पे एफ ऑफ 4 वैसे ही। अगेन यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि एफ ऑफ 4 10 के इक्वल है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं लिखूँ गिवन एफ ऑफ 4 इक्वल है 10 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इज़ इक्वल टू 4a प्लस बी। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इनको मैंने इस तरह सॉल्व करना है, या मैं ए की वैल्यू फाइंड करूँ या बी की। अब ये देखें, ये प्लस का बी है, ये भी है प्लस का बी। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं नेगेटिव करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 3 में से नेगेटिव करने लगा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 10 इज़ इक्वल टू 4a प्लस बी, और इक्वेशन नंबर 2 ये है 3 इक्वल -2a प्लस बी। 3 इज़ इक्वल टू -2a प्लस बी। इनको हम आपस में अब नेगेटिव करने लगो। जब नेगेटिव करें साइन चेंज होते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और ये प्लस वाला माइनस। प्लस बी माइनस बी कैंसिल। 10 में से 3 नेगेटिव करूँगा तो आ जाएगा 7 इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2, तो वो आ जाएगा 6, और ये ए वैसे ही। अब ये 6 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 6 इज़ इक्वल टू ए। ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब इस ए की वैल्यू को चाहे मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँ, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा। चलिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ, वो है 3 इज़ इक्वल टू -2a प्लस बी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 इक्वल -2a की जगह पे आ जाएगा 7/6 प्लस बी। मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पुट a इक्वल 7/6 इन इक्वेशन 2। इस a की वैल्यू के बाद ये लिख के ये वैल्यूज पुट करनी है। 3 इज़ इक्वल टू 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6, तो ये आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस बी। ये प्लस -7/3 उस तरफ जाएगा तो प्लस का आ जाएगा 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल बी। अब इसका मैं 3 के लिहाज से एलसीएम लेता हूँ। इसके डिनोमिनेटर में 1, इसके डिनोमिनेटर में 3, तो 3 3 टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 3 9 प्लस 7 इज़ इक्वल टू बी। 9 प्लस 7 वो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल बी। ये मेरे पास बी की भी वैल्यू आ गई है और ये ए की वैल्यू है। यही उसका क्वेश्चन था कि ए बी की वैल्यू फाइंड करें। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फ़र्ज़ करें एक फंक्शन है वो इस तरह डिफाइन हो रहा है के ऑफ एक्स इक्वल 7x माइनस 5। इफ़ अगर के ऑफ एक्स इक्वल है 100 के, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। आसान सा क्वेश्चन है। ये देखिए ये फंक्शन गिवन है, तो मैं लिख लेता हूँ के ऑफ एक्स इज़ इक्वल है 7x माइनस 5। फिर गिवन है क्वेश्चन में ही कि के ऑफ एक्स इक्वल है 100 का, ये देखिए ये लिखा हुआ है। तो फिर इस के ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 100, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 100 इज़ इक्वल टू
7x माइनस 5, ये माइनस 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा 100 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 7x। 100 प्लस 5 105 इक्वल 7x। एक्स फाइंड करना है, ये गिवन है तो एक्स फाइंड करना है। 7 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके 7 डिवाइड हो जाएगा। 105 डिवाइडेड बाई 7 इज़ इक्वल टू एक्स। अब ये देखिए 7 1 टाइम 7 और ये भी 7 1 टाइम 7, बाकी 3 कैरी होगा, ये बन जाएगा 35 और 7 5 टाइम वो आ जाएगा 35। तो मेरे पास x इक्वल आ गया है 15, ये है इसका आंसर। लेकिन बुक के पीछे अगर देखें, कुछ बुक्स के पीछे इसका आंसर लिखा हुआ है 103 डिवाइडेड बाय 7। तो आपके सामने है ये वाला आंसर इस क्वेश्चन के लिहाज से नहीं बनता। अगर यहाँ पे हो ना 7x माइनस 3, अगर 5 की जगह पर 3 होगा फिर ये आंसर आएगा। यही बिल्कुल पैटर्न यूज़ करेंगे, इस 5 की जगह पे आ जाएगा 3 तो ये बन जाएगा 103 डिवाइडेड बाय 7। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन है तो फिर आंसर ये आता है, ये वाला नहीं आता। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर द फंक्शन, फ़र्ज़ करें यह फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। इसमें कह रहा है एम और एन जोन से है वो कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ़ अगर जी ऑफ 420 के इक्वल है और जी ऑफ 05 के इक्वल है, कह रहा है फाइंड एम एंड एन। एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है कि फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास है क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1। और वैल्यूज़ क्या गिवन है? गिवन है कि जी ऑफ 4 इक्वल है 20 के और जी ऑफ 0 इक्वल है 5 के। इससे मुझे क्या आइडिया हुआ, एक दफ़ा x की जगह मैंने 4 पुट करना है और एक दफ़ा x की जगह पर मैंने 0 पुट करना है। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ x इक्वल 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो g ऑफ x की जगह पे आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू m, x की जगह पे आ जाएगा 4 का स्केयर प्लस n। 4 का स्केयर क्या आ जाएगा? 4 का स्केयर आ जाएगा 16 m प्लस n वैसे ही, और इधर g ऑफ 4 वैसे ही। अब गिवन क्या है मेरे पास? गिवन है कि g ऑफ 4 वो इक्वल है 20 के। तो मैं 20 पुट करूँगा, जी ऑफ 4 की जगह पे आ जाएगा 20 इज़ इक्वल टू 16m प्लस n। इसको मैं कहता हूँ कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब पुट करूँगा मैं x की जगह पे 0, ये मैंने लिख दिया है। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये है इक्वेशन नंबर 1। जी ऑफ 0 इज़ इक्वल टू एम एक्स की जगह 0 प्लस n। तो यहाँ मैं लिख दूँगा जी ऑफ 0 इज़ इक्वल टू एम एक्स की जगह पर 0 का स्केयर प्लस n। तो ये आ जाएगा जी ऑफ 0, 0 मल्टीप्लाई एम 0 तो वो आ जाएगा n के ही इक्वल। अब देखें गिवन है क्या? गिवन है कि जी ऑफ 0 इक्वल है 5 के। गिवन जी ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 5, तो जी ऑफ 0 की जगह आ जाएगा 5 इक्वल n। ये मेरे पास n की वैल्यू आ गई है। इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ मैं लिखूंगा पुट n इक्वल 5 इन इक्वेशन नंबर 2। ये देखें 20 इज़ इक्वल टू 16m, 20 इज़ इक्वल टू 16m प्लस n की जगह पे आ जाएगा 5। ये प्लस 5 है, इस तरफ आके नेगेटिव को आ जाएगा। 20 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 16m। 20 माइनस 5 वो आ जाएगा 15 इक्वल 16m। 16 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 16 इज़ इक्वल टू m। ये मेरे पास m की वैल्यू भी आ गई है, ये n की वैल्यूज़ थी। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आपने ध्यान से समझने हैं। अ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100। ये एक शॉपिंग मॉल है, उसमें 100 जौन सी है चीज़ें हैं उनको उन्होंने लेबल किया हुआ है 1 से लेकर 100 तक। रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सल सेट, और उसको रिप्रेजेंट किया है यूनिवर्सल सेट से। यहाँ तक जौन सा डाटा है वो मैं लिख लेता हूँ कि एक शॉपिंग मॉल में यूनिवर्सल सेट यू में चीज़ों को लेबल किया गया है। इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 से लेकर 100 तक, 1 2 3 4 5 सो वन इस तरह चल रहे हैं 100 तक। यहाँ तक मैंने स्टेटमेंट लिख लिया। अब इससे नेक्स्ट, द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। इनकी प्रोडक्ट जोन सी उनको इस तरह लिखा गया है। सेट ए जोन सा उसमें है इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्राम 1 to 30। के सेट जोन सा ए है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं और उनको लेबल किया गया है 1 से लेकर 30 तक। ये लिखा हुआ है तो 1 2 3
4 कहाँ तक मैं लिखूँगा, 30 तक उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सेट बी में क्या है, क्लॉथिंग कंप्राइजेस 25 प्रोडक्ट्स लेबल फ्रॉम 31 टू 55। फिर कपड़े हैं सेट बी में जो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 31 से लेकर 55 तक। तो ये आ जाएगा 31, 32, नेक्स्ट आ जाएगा 33, कहाँ तक जाएंगे, 55 तक। ये मैंने लिख लिया है। अब इससे नेक्स्ट है सेट सी, ब्यूटी प्रोडक्ट कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स लेबल 76 टू 100। कि सी वाले सेट में ब्यूटी की चीज़ें हैं जो कि आएंगी 76, 77, 78, सो ऑन कहाँ तक, 100 तक। इस तरह ए बी सी 3 सेट। अब वो कह रहा है राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में ये देखे हर सेट को लिख दिया गया हुआ है पहले ही। एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। फिर वो कह रहा है ए बी सी इन तीनों सेट्स का यूनियन लेना है। तो अब इनका यूनियन ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले मैं ए वाला सेट लिखूँगा, वो क्या है 1 से लेकर 30 तक। वो आ जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन 30 तक। फिर इससे नेक्स्ट यूनियन बी वाला क्या है 31 से लेकर 55 तक। ये आ जाएगा 31, 32, 33 सो ऑन आ जाएगा 55 तक। फिर यूनियन सी वाला सेट 76 से लेकर 100 तक, 76, 77 सो ऑन 100 तक। जब इन सेट्स का मैं आपस में यूनियन लूँगा तो ये देखिए 30 से नेक्स्ट आ जाएगा 31 से 55 तक। फिर 55 तक आके इससे नेक्स्ट आ जाएगा 76 से। तो ये देखिए 1 2 3 सो ऑन सेम चल रहे हैं 55 तक। 55 के बाद 76 है, 76, 77 सो ऑन 100 तक। तो ये आ जाएगा इनका यूनियन, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। आउट ऑफ द 180 स्टूडेंट्स हाउ अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। के 180 जो से स्टूडेंट्स हैं वो एनुअल सालाना इम्तिहान में अपीयर हुए हैं। 120 पास द मैथ टेस्ट। 120 स्टूडेंट ने मैथ का टेस्ट पास किया है। 90 पास द साइंस टेस्ट। 90 ने साइंस का टेस्ट पास किया। एंड 60 पास्ड बाथ द मैथ एंड साइंस। और 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ का और साइंस का टेस्ट पास किया है। अब इनको मैं सेट की फॉर्म में लिखने के लिए अपनी आसानी के लिए इनको ए बी सी, या मैथ वालों को एम का नाम दे देता हूँ, साइंस वालों को एस का नाम दे देता हूँ, और टोटल स्टूडेंट जोन से हैं उनको मैं यूनिवर्सल सेट यू का नाम दे देता हूँ। तो ये देखिए टोटल स्टूडेंट्स को मैंने यू का नाम दे दिया है। एम को मैंने कह दिया है कि वो स्टूडेंट जो मैथ में पास हुए हैं, और एस को मैंने कह दिया वो स्टूडेंट जो साइंस के टेस्ट में पास हुए हैं। अब ये देखें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 180। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा अब कॉर्डिनलिटी ऑफ यू। कॉर्डिनलिटी तादाद को शो करती है, वो है 180। अब इससे नेक्स्ट 120 जोन से हैं वो मैथ में पास हुए हैं। मैथ वाले को मैंने नाम दिया हुआ है एम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉर्डिनलिटी ऑफ मैथ वाले जोन से हैं एम, वो आएगा 120। इससे नेक्स्ट है 90 जोन से है वो साइंस में पास हुए हैं, और साइंस वाले हैं एस। यहाँ पे कॉर्डिनलिटी ऑफ एस वो इक्वल आ जाएगा 90। इससे नेक्स्ट 60 पास बोथ मैथ एंड साइंस। के 60 तालिब इल्म ऐसे हैं जो मैथ में और साइंस में पास हुए हैं। आपको मैंने क्वेश्चन में भी बताया था कि एंड के लिए यूज़ होता है इंटरसेक्शन, और जब आर का लफ्ज़ यूज़ है तब यूनियन यूज़ होता है। यहाँ पे एंड है तो इसलिए मैं लिखूँगा कार्डिनलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन एस साइंस, वो आएगा 60। अब इससे नेक्स्ट क्या है कि ये ए बी सी डी ये 4 पार्ट्स दिए हमें फाइंड करते हैं, बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। इन चारों को मैं सेपरेट यहाँ पे अब लिख लेता हूँ। ये देखें ये है ए बी सी डी। सबसे पहले ए वाला करते हैं। हाउ मैनी पास्ड आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट। कि कितने जोन से वो पास होंगे, मैथ एम और साइंस एस। आर होता है यूनियन। अभी मैंने आगे आपको बताया है कि ये आर के लिए यू यूज़ होता है यूनियन, और एंड के लिए इंटरसेक्शन। तो इसमें मैंने क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन एस। इसके फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने ये फाइंड करनी है। तो 3.2 में जो फार्मूला यूज़ हुआ था वहाँ पे काफ़ी दफ़ा यूज़ किया था। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कोऑर्डिनलिटी ऑफ एम यूनियन एस इज़ इक्वल है कोऑर्डिनलिटी ऑफ एम प्लस कोऑर्डिनलिटी ऑफ सेकंड वाला एस माइनस इनका इंटरसेक्शन जो सा है उनकी कोऑर्डिनलिटी नेगेटिव करते हैं।
तो M यूनियन S ये मैंने फाइंड करना है, वैसे आ जाएगा कॉर्डिनलिटी ऑफ M वो है 120, वो आ जाएगा 120 प्लस S किसके इक्वल है 90 के, वो आ जाएगी 90 माइनस M इंटरसेक्शन S ये है 60 माइनस 60। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 150। तो फिर यहाँ पे लास्ट में मैं लिख दूंगा 150 स्टूडेंट्स पास्ड आइदर मैथ और साइंस टेस्ट। ये है इसका आंसर, ये सी नहीं आएगा, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ दीज टू टेस्ट, कि कितने स्टूडेंट जो से वो पास नहीं होंगे मैथ में और साइंस दोनों टेस्टों में, कौन से स्टूडेंट पास नहीं होंगे। यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट जो किया है इसका अगर मैं कंप्लीमेंट ले लूँ तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब मैंने क्या फाइंड करना है, कॉर्डिनलिटी मैथ यूनियन साइंस, इनका मैंने कंप्लीमेंट लेना है, ये मैंने फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट क्या होता है, कॉर्डिनलिटी M यूनियन S इक्वल कंप्लीमेंट होता है कि यूनिवर्सल सेट में से नेगेटिव काट दिया है, कंप्लीमेंट के नीचे जो सेट होते हैं M यूनियन S, और इनके साथ मैं कॉर्डिनलिटी लगा दूंगा, इसके साथ भी कॉर्डिनलिटी। टोटल कितने हैं, तो ये देखिए टोटल ये दिए हुए हैं, टोटल है 180। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 180 माइनस कॉर्डिनलिटी M यूनियन S ये भी फाइंड किया है, कॉर्डिनलिटी M यूनियन S तो ये भी फाइंड किया है, ये है M यूनियन S 150। मैं यहाँ पे पुट करूँगा 150, तो अब ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 30। तो फिर इसके लास्ट में मैं लिख दूँगा 30 स्टूडेंट्स डिड नॉट पास आइदर ऑफ दीज टू सब्जेक्ट, कि 30 स्टूडेंट जो से हैं वो ऐसे हैं जो दोनों टेस्टों में पास नहीं होंगे, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका सी वाला पार्ट करता हूँ, हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ्स टेस्ट, कितने तालिब इल्म ऐसे हैं जो साइंस के टेस्ट में तो पास हो गए हैं लेकिन मैथ के टेस्ट में पास नहीं हुए। यानी कि मैंने क्या फाइंड करना है, साइंस के टेस्ट में से अगर मैं मैथ वाले नेगेटिव कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा मैंने वो फाइंड करना है। कॉर्डिनलिटी है कि इनकी तादाद साइंस माइनस मैथ, तो इसका फार्मूला क्या है, कॉर्डिनलिटी S माइनस M वो इक्वल है कॉर्डिनलिटी ऑफ S माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन S के टोटल जो से वो नेगेटिव करनी है साइंस में से। तो कॉर्डिनलिटी ऑफ S किसके इक्वल है, ये है 90 और M इंटरसेक्शन S वो है 60। तो ये आ जाएगा 90 माइनस 60, वो क्या आ जाएगा 90 माइनस 60 आ जाएगा 30। तो यहाँ मैं लिखूँगा 30 स्टूडेंट पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, के 30 तालिब इल्म ऐसे हैं जो साइंस के टेस्ट में पास हो गए हैं लेकिन मैथ में नहीं पास हुए। अब इससे नेक्स्ट इसका डी वाला पार्ट करते हैं, हाउ मैनी फेल द साइंस टेस्ट, के जो साइंस के टेस्ट में फ़ेल हुए हैं वो बताने हैं कि वो कितने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि वो वाले तालिब इल्म जो साइंस के टेस्ट में पास हुए हैं उसका कंप्लीमेंट ले लूँगा, यानी कि उसका उल्ट कर दूँगा, तो मेरे पास बाकी जितने रह गए हैं वो फाइंड आ जाएंगे। तो ये मैंने फाइंड करना है साइंस वाले स्टूडेंट का कंप्लीमेंट। तो इसका फार्मूला क्या है, साइंस वाले स्टूडेंट का कंप्लीमेंट इक्वल है यूनिवर्सल सेट कॉर्डिनलिटी ऑफ U माइनस साइंस वाले जो से हैं वो मैंने नेगेटिव कर देने हैं। तो U की कॉर्डिनलिटी टोटल है 180 और साइंस वाले हैं 90। तो यहाँ पे मैं करूँगा 180 माइनस 90, तो वो बाकी कितने रह जाएंगे 90। ये वो हैं 90 स्टूडेंट्स फेल द साइंस टेस्ट जो कि साइंस के टेस्ट में फेल हुए हैं, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 16, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है शहर में जिसमें 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमाइन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक मोर, द सर्वे रिवील्ड द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स, 150 developers like Python, 130 like Java, 120 developers like PHP। तो अपनी आसानी के लिए इनको मैं कोई नाम देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ P का, इसको मैं नाम दे देता हूँ J का, इससे नेक्स्ट इसको नाम दे देता हूँ PHP है तो P की जगह मैं इसको मैं नाम दे देता हूँ H का, क्योंकि P पहले भी लिखा हुआ है। और टोटल जो से हैं वो 300 है, इसको मैं नाम दे देता हूँ U का। था सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ आसानी के लिए कि सेट को नाम देने हैं, कि टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मैंने कह दिया U, पाइथन को कह दिया है कि वो P के इक्वल है, जावा वाले जोन से हैं वो J के इक्वल है और PHP वाले जोन से हैं वो H के इक्वल हैं। अब ये देखिए टोटल कितने हैं 300,
तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि कार्डिनैलिटी ऑफ यू टोटल जो से हैं वो है 300। इससे नेक्स्ट है 150 जो से हैं वो पाइथन, 130 जावा वाले और 120 पीएचपी वाले। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कार्डिनैलिटी ऑफ पी के पाइथन वाले कितने थे 150, ये मैंने लिख लिए हैं। फिर इसके बाद कार्डिनैलिटी ऑफ जे, जावा वाले कितने थे वो थे 130। इसके बाद कार्डिनैलिटी ऑफ एच के पीएचपी वाले कितने थे वो थे 120। अब इसके बाद 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड जावा के 70 जोन से वो ऐसे हैं जो पाइथन और जावा को लाइक करते हैं। तो एंड के लिए इंटरसेक्शन आता है। तो यहाँ पे अब मैं लिख दूँगा ये यहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ पाइथन एंड जावा वो कितने हैं वो इक्वल हैं 70। फिर इसके बाद 60 लाइक पाइथन एंड पीएचपी, यानी कि कार्डिनैलिटी पाइथन एंड पीएचपी वो इक्वल आ जाएगा 60। अब इसके बाद 50 डेवलपर्स लाइक बात जावा एंड पीएचपी, यानी कि जावा वाले इंटरसेक्शन पीएचपी, इनकी कार्डिनैलिटी कितनी आ जाएगी वो थी 50। तो ये मैंने लिख ली है। अब इसके बाद 40 डेवलपर्स लाइक ऑल 3 लैंग्वेज, 40 जोन से ऐसे हैं वो जो तीनों को लाइक करते हैं। तो इसके लिए क्या आ जाएगा कार्डिनैलिटी पाइथन इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन पीएचपी वो इक्वल है 40। ये सारा डाटा मैंने लिख लिया है। अब इसके बाद ये ए बी सी डी ये 4 पार्ट फाइंड करने हैं। तो इन 4 पार्ट्स को मैंने सेपरेट ये लिख लिया हुआ है ए बी सी डी। बड़ी बड़ी करते हैं, पहले ए वाला जोन से ये करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है हाउ मैनी डिवेलपर्स यूज़ एट लीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज, कि कितने डिवेलपर्स हैं जो तीनों में से किसी एक लैंग्वेज को पसंद करते हैं। यानी कि मैंने फाइंड करना है कार्डिनैलिटी ऑफ पाइथन यूनियन जावा यूनियन पीएचपी, इनमें से कितने हैं जो किसी एक को लाइक करते हैं वो मैंने फाइंड करना है। तो यूनियन के लिहाज से फार्मूला है जो कि 3.2 में यूज़ हुआ था, कार्डिनैलिटी ऑफ पी यूनियन जे यूनियन एच इक्वल है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़ कौन सी हैं ये देखें, ये लिखी हुई हैं पाइथन की 150, जावा की 130 और एच की 120। ये मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे 150 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 120 माइनस पी इंटरसेक्शन जे, ये है पी इंटरसेक्शन जे 70, पी इंटरसेक्शन एच है 60, पी इंटरसेक्शन एच 60। तो वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले 70 माइनस 60, जे इंटरसेक्शन एच, ये है जे इंटरसेक्शन एच 50 और इन तीनों का इंटरसेक्शन है 40। मैं यहाँ पे लिख लूँगा -50 प्लस 40। जब आप कैलकुलेटर पे इन सब को प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 260। तो 260 जौन से डेवलपर्स ऐसे हैं जो तीनों में से किसी एक को लाइक करते हैं। अब इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं, बी वाला, वो है हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दिस लैंग्वेज, कि कितने डेवलपर्स ऐसे हैं जो इनमें से सिर्फ और सिर्फ किसी एक लैंग्वेज को पसंद करते हैं। तो अब कितनी लैंग्वेज है, एक है पाइथन, एक है जावा और एक है पीएचपी। सबसे पहले मैं पाइथन वालों को पसंद करूँगा जो पाइथन को पसंद करते हैं, फिर जावा वालों को जो पसंद करते हैं वो फाइंड करूँगा, फिर पीएचपी वाले जोन से फाइंड उनको लाइक करते हैं वो फाइंड करूँगा। फिर इन तीनों का जब आपस में आंसर जमा करूँगा तो फिर मेरे पास ये टोटल आएंगे। यानी कि थोड़ा सा लेंथी पार्ट है ये, लेकिन आसान है। सबसे पहले मैं पाइथन वालों को फाइंड करने लगा हूँ। तो ये मैंने लिख लिया डिवेलपर्स यूज़ ओनली पाइथन, के जो पाइथन को सिर्फ यूज़ करते हैं। यहाँ मैं लिख लूँगा कार्डिनैलिटी ऑफ पी पाइथन, यहाँ पे मैं लिख लूँगा साथ ओनली, कि सिर्फ जो पाइथन को लाइक करते हैं। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, अभी जो फर्स्ट वाला पार्ट किया है ना इसमें सिर्फ पाइथन वाला जहाँ पे है ना सिर्फ वो मैंने लिख लेने हैं। यानी कि ये पाइथन आया ये लिख लूँगा, इसमें पाइथन आया है ये लिख लूँगा, इसमें पाइथन पी आया है ये लिख लूँगा, इसमें पाइथन पी आया है ये लिख लूँगा। ये फार्मूला है। तो क्योंकि बाकी है ही नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ क्या फाइंड कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ओनली पाइथन वाले। तो जावा वाले और पीएचपी वाले जोन से वो मैं नहीं लिखूंगा। इसमें पाइथन आया, इसमें पाइथन आया, इसमें पाइथन आया, वो लिख लूँगा। अब इनकी वैल्यूज जोन से वो पुट करनी है। पी की वैल्यू क्या है, पी की है 150, वो मैं लिख लूँगा 150 माइनस पी इंटरसेक्शन जे, ये है पी इंटरसेक्शन जे 70 माइनस पी इंटरसेक्शन एच, ये है पी इंटरसेक्शन एच 60, वो मैं लिखूँगा 60 प्लस इन तीनों के इंटरसेक्शन की है 40,
वो मैं लिखूँगा 40। जब आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60। ये मैंने पाइथन वाले जोन से हैं वो फाइंड कर लिए हैं। अब मैं कौन सा फाइंड करूँगा, जावा वाले। तो ये मैंने लिख ली है, डिवेलपर्स यूज़ ओनली जावा। यहाँ मैं लिखूँगा कार्डिनलिटी ऑफ जावा ओनली, कि सिर्फ जावा वाले। तो इसमें देखें, अब इस पार्ट में सिर्फ जो जावा वाले हैं, एक ये जावा वाला है, एक इसमें जे आया है, एक इसमें जे आया है और एक इसमें जे आया है। सिर्फ जावा वाले जोन से वो मैं लिख लूँगा। पार्ट 1 का जोन सा फार्मूला था उसमें। अब इसमें मैं लिखूँगा इक्वल है कार्डिनलिटी ऑफ जे, इनकी वैल्यूज पुट करूँगा। जे की वैल्यू क्या है, ये है 130, वो आ जाएगी 130 माइनस पी इंटरसेक्शन जे, पी इंटरसेक्शन जे है 70, वो आ जाएगी 70। जे इंटरसेक्शन एच, जे इंटरसेक्शन एच है 50, वो आ जाएगी 50। और इसकी वैल्यू क्या है, ये है 40, वो आ जाएगी 40। इनको आपस में आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50। जावा वाली भी फाइंड कर ली है, अब कौन सी रह गई है, पाइथन वाली। जावा वाली भी फाइंड कर ली है, अब कौन सी रह गई है, पीएचपी वाली। लिखूंगा डिवेलपर्स यूज़ ओनली पीएचपी, कोऑर्डिनलिटी ऑफ पीएचपी ओनली, के सिर्फ पीएचपी वाले जोन से वो फाइंड करने लगा हूँ। वो क्या आ जाएगा, अब इसी फार्मूले में जो पीएचपी वाले रह गए हैं जिनको अब मैं सर्कल कर रहा हूँ, एक इसमें एच आया है, एक इसमें एच आया है, एक इसमें एच आया है और एक इसमें एच आया है। इनको मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। ये मैंने लिख लिया हुआ है वो फार्मूला, इसमें से जो जो मैंने सर्कल किए थे। अब इनकी वैल्यू जो सी है वो पुट करूँगा, कि जो एच वाली है वो है 120। ये देखिए, ये लिखा हुआ है एच वाली 120। फिर पी इंटरसेक्शन एच वाली, पी इंटरसेक्शन एच वाली है 60 माइनस 60। जे इंटरसेक्शन एच, जी है जे इंटरसेक्शन एच 50, वो आ जाएगा 50, ये 50 है। और ये क्या है, ये है 40। इनको आप आपस में प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50। अब ये जो पाइथन वाले आए थे 60, ये जो जावा वाले आए हैं 50 और ये पीएचपी वाले आए हैं 50, इनको अगर आपस में मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल आ जाएंगे। ये है नंबर ऑफ़ डिवेलपर्स यूज़ ओनली वन लैंग्वेज, कि जो सिर्फ एक लैंग्वेज को यूज़ करते थे वो फर्स्ट वाले का आया था 60, फिर सेकंड जावा का आया था 50 और फिर जो थर्ड वाला है इसका आंसर आया था 50, वो भी 50। तो ये टोटल आ जाएंगे 160, ये है इसका आंसर। अब इसका सी वाला पार्ट कौन सा, ये करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है हाउ मैनी डिवेलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दिस लैंग्वेज, कि कितने डिवेलपर्स हैं जो तीनों में से कोई लैंग्वेज कौन सी है वो यूज़ नहीं करते। ये देखिए, फर्स्ट वाले में क्या था, किसी एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। अब थर्ड वाला इसका उल्टा है कि किसी को भी, किसी एक को भी वो यूज़ नहीं करते। यानी कि मैंने क्या करना है, कोऑर्डिनलिटी ऑफ पाइथन यूनियन जावा यूनियन पीएचपी जोन सी है, इसका कंप्लीमेंट जोन से है, ये मैंने फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट के लिए क्या है, कोऑर्डिनलिटी ऑफ पी यूनियन जे यूनियन पीएचपी एच, इसका कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में से कंप्लीमेंट के नीचे जो भी होता है वो नेगेटिव कर दिया जाता है, पी यूनियन जे यूनियन एच। अब इनके साथ कोऑर्डिनलिटी आ जाएगी और इसके साथ भी कोऑर्डिनलिटी आ जाएगी। अब ये देखिए टोटल कितने थे, यानी कि कोऑर्डिनलिटी ऑफ यू ये दिया हुआ है, कोऑर्डिनलिटी ऑफ यू थी 300, तो वो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 300 माइनस ये फर्स्ट पार्ट किया है पी यूनियन जे यूनियन एच। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये फर्स्ट वाला पार्ट जो ए वाला किया था ये था पी यूनियन जे यूनियन एच, इसका आंसर क्या आया था 260। तो मैं नेगेटिव करूँगा 260, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 40, के 40 जोन से ऐसे हैं जो किसी को भी यूज़ नहीं करते। अब इससे नेक्स्ट इसका डी वाला पार्ट जोन सा ये करते हैं हाउ मैनी डिवेलपर्स यूज़ ओनली पीएचपी, कि कितने डिवेलपर्स हैं जो सिर्फ पीएचपी को यूज़ करते हैं। यानी कि मैंने क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनलिटी पीएचपी को कहा हुआ है एन, सिर्फ इसको यूज़ करते हैं ओनली, ये मैंने फाइंड करना है। तो ये देखें, ये बी वाले पार्ट में ये फाइंड किया था डिवेलपर्स यूज़ ओनली पीएचपी। तो आपने इसके आगे ये जिसको मैं सर्कल करने लगा हूँ ये वाला हिस्सा सिर्फ लिख देना है। ये जिसको मैंने सर्कल किया है डिवेलपर यूज़ ओनली पीएचपी, इसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 4 लाइनें हैं, ये 4 लाइनें आपने यहाँ पे लिखनी है। तो इसका ये आंसर है। तो यहाँ पे इसकी रीव एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।